क्या किया था लास्ट? अदर सोर्सेस खत्म हो गया था। सैलरी चालू करना था बराबर। मॉड्यूल लाओ। चलो एकदम सिंपल टॉपिक है, सिर्फ रट्टा मारना है बस, वो याद रखना। कौन सा होमवर्क? अदर सोर्सेस का। हाँ कर दो, लेक्चर के एंड में याद दिला बराबर है। सैलरी बेटा रट्टा मारना, इमीडिएटली रिवाइज नहीं किया तो याद नहीं रहेगा, वो फिक्स है, फॉर्मूला बेस्ड है और कुछ नहीं है उसमें। बेसिस ऑफ चार्ज अपने को पहले पढ़ना है हर चैप्टर की तरह, याद है क्या? हाउस प्रॉपर्टी में बेसिस ऑफ चार्ज क्या था? बिल्डिंग होना चाहिए, ओनर होना चाहिए, ओन बिजनेस के लिए यूज नहीं होना चाहिए। उसके बाद अदर सोर्सेज में बेसिस ऑफ चार्ज 1 to 4 में नहीं आना चाहिए, इनकम होना चाहिए और इनकम एग्जेम्प्ट नहीं होना चाहिए। रिपीट करोगे क्या क्या होना चाहिए? इनकम होना चाहिए, इनकम एग्जेम्प्ट नहीं होना चाहिए और 1 to 4 में नहीं आना चाहिए, इतना याद रहेगा। और KGDWRC भी बेसिस ऑफ चार्ज में आता है। अब बिजनेस में कोई बेसिस ऑफ चार्ज ज़्यादा नहीं है, वो सिंपल है, बिजनेस का इनकम, बिजनेस का एक्सपेंस ले लो, दैट्स इट, उसमें कुछ दिमाग नहीं लगाना है। हाउस सैलरी में बेसिस ऑफ चार्ज एकदम सिंपल है चैप्टर, सिर्फ रिवाइज करना मेन है तुम्हारे लिए बस। बेसिस ऑफ चार्ज मेरे को बोलता है कि पैसा देने वाला मतलब पेयर और पैसा लेने वाला मतलब पेई, अगर ये दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप है, अगर वो एम्प्लॉयर एम्प्लॉई का है, किसका है? एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई। एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई थोड़ा सोफिस्टिकेटेड वर्ड है, पहले इधर लिखा हुआ था मास्टर एंड सर्वेंट। क्या बोला? मास्टर एंड सर्वेंट में सर्वेंट का मतलब नौकर की बात नहीं चल रही है, सर्वेंट का मतलब है ऐसा आदमी जो किसी के ऑर्डर या इंस्ट्रक्शन से बाउंड है। क्या बोला? ऑर्डर या इंस्ट्रक्शन से बाउंड है। कोई सुन रहा है क्या? फॉर एग्जाम्पल अगर आप कंपनी ज्वाइन करोगे ना एम्प्लॉयमेंट के लिए, तो उन लोग बोलता है कि सर हमारा 8 to 6 ऑफिस आवर्स है। क्या है? 8 to 6 ऑफिस आवर्स से मतलब आपको 8 बजे पहुंचना ही है, 6 बजे से पहले निकल नहीं सकते। अगर जल्दी निकलना है तो परमिशन लो कि सर आज जल्दी जाना है, ये अपॉइंटमेंट है, वो अपॉइंटमेंट है, वो देगा तो जा सकते हो। लेट आ रहे हो तो इन्फॉर्म करो आज लेट होएगा, सुन रहे हो कि नहीं यार? छुट्टी पे आप जा नहीं सकते, पहले आप परमिशन लोगे, वो अप्रूवल देगा, फिर आप छुट्टी लोगे। क्या सुन रहे हैं क्या? तो वो हो गया मास्टर एंड सर्वेंट। क्या हो रहा? मतलब आपका फिक्स ऑफिस आवर्स है, आपको कुछ भी चीज करना है, एक्स्ट्रा जल्दी जाना है, जल्दी लेट आना है, या आप लोगों को छुट्टी लेना है, तो आपको सब परमिशन लेना पड़ेगा। दैट इज एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप। मैं क्लास में पढ़ा रहा हूँ, सुन रहे हो कि नहीं? सो मैं बोलता हूँ कि सर ये मंथ से ये मंथ में अवेलेबल नहीं हूँ, कोई सुन रहा है क्या? तो मैं बोलूंगा कि 15 दिन की मेरी छुट्टी है, ये दिन पे मैं नहीं आऊंगा, उसका लेक्चर कभी और एडजस्ट कर देंगे। कोई सुन रहा है क्या? तो यहाँ पे मेरे को कोई बोल रहा है, मैं इन्फॉर्म कर रहा हूँ, परमिशन नहीं ले रहा हूँ, मैं सिर्फ इन्फॉर्म कर रहा हूँ। कोई सुन रहा है क्या? तो मैं डिसाइड करूंगा कि मेरा कौन सा 2 या 3 दिन होएगा, मंडे वेडनेसडे होएगा, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे होएगा, कभी ट्यूसडे थर्सडे। सुन रहे हो कि नहीं? सो मैं बाउंड हूँ क्या? नहीं। सो मैं एम्प्लॉयर एम्प्लॉय नहीं हूं, तो मैं जब पैसा मिलेगा मुझे, मैं बिजनेस में लेके जाऊंगा। किस में लेके जाऊंगा? बट अगर तुम एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को पैसा मिला, तो एम्प्लॉय को जो भी पैसा मिलेगा एम्प्लॉयर से, जो भी तुम लोग को कुछ भी दिखाई दिया, मतलब एम्प्लॉय ने पहले तो सैलरी मिलेगा हर महीने के महीने, वो भी सैलरी में जाएगा। फिर बाद में कंपनी बहुत सारे बेनिफिट देती है, बोलते हैं कि आपके घर का रेंट हम लोग पे कर देंगे। कोई सुन रहा है क्या? तो वो भी सैलरी में ही जाएगा। किधर जाएगा? सैलरी में। कभी तुम लोग ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया तो कंपनी बोलता है इतना अच्छा परफॉर्मेंस है कि हम लोग तेरे को कार दे रहे, तो कार कंपनी से मिला, वो भी सैलरी में ही जाएगा। तो सुन रहा है क्या? घर से ऑफिस आने जाने का खर्चा मिला सैलरी में, बोनस मिला सैलरी में। कोई सुन रहा है क्या? वॉट एवर यू गेट इट इज टैक्सेबल अंडर सैलरी। क्या? वॉट एवर यू गेट इट इज टैक्सेबल अंडर सैलरी। गिफ्ट मिला दो सैलरी। एम्प्लॉयर से एम्प्लॉई को कुछ भी मिला, इट विल बी टैक्सेबल अंडर इनकम फ्रॉम सैलरी। इट कैन बी मॉनिटरी, इट कैन बी नॉन मॉनिटरी। क्या बोला? इट कैन बी। उन लोग बोलते हैं कि सर आपके घर पे जो सर्वेंट काम कर रहे हैं, वो हम लोग उसको सैलरी दे देंगे, आपके घर का इलेक्ट्रिसिटी बिल हम लोग पे कर देंगे। कोई सुन रहा है क्या? इवन दैट इज टैक्सेबल अंडर सैलरी। क्या? इवन दैट इज
टैक्सेबल अंडर सैलरी। तुम लोग समझो ना, उसको अगर टैक्स नहीं किया तो मैं क्या करूंगा, सैलरी 1 लाख रुपए, मैं उन लोगों को क्या बोलूंगा कि सर आप सैलरी 1 लाख है ना, आप मुझे 80,000 ही दो, कितना, और 20,000 रुपया मेरे घर का EMI भर देना, 10,000 रुपया इलेक्ट्रिसिटी का बिल भर देना। अरे यार ऐसे करके तो अपन सैलरी रिड्यूस कर देंगे। तो मुझे मालूम है हर महीने पूरे इंडिया में मिनिमम तो 50% खर्चा हो ही जाता है लोगों का, कितना बोलते नहीं है, तो 50% खर्चा हो जाता है। तो मैं क्या करूंगा, सैलरी लेने के बदले बोल दूंगा कि सर 50,000 दो और 10,000 रुपये इलेक्ट्रिक का बिल भर देना, 10,000 रुपये इसका उसका उसका भर देना। तो ऐसे करके तो अपन सैलरी 50,000 करके टैक्स कम भरेंगे। तो एम्प्लॉयर मेरे बिहाफ पे कोई भी खर्चा करेगा इट इज टैक्सेबल। क्या बोला, एम्प्लॉयर मेरे बिहाफ पे जो भी खर्चा करेगा इट विल बी टैक्सेबल। सो एम्प्लॉयर से एम्प्लॉई को जो भी पैसा मिल रहा है, वेदर मनी मॉनिटरी मिले वेदर नॉन मॉनिटरी मिले, हमेशा टैक्सेबल होएगा सैलरी में। इतना पहले तो समझाए। अब सैलरी टैक्सेबल कैसे होएगा, अपन ने लास्ट टाइम अदर सोर्सेज में एक सम किया था, अक्रूवल वाला और कैश वाला। कैश है करंट ईयर में है तो रिकॉर्ड करो, नहीं है तो मत करो। अक्रूवल में करंट ईयर का करंट ईयर में ही होएगा, पैसा आए या नहीं आए। बिजनेस एंड प्रोफेशन में भी अपन ने किया था कैश वाले सम, कोई सुन रहा है कि नहीं आया। सैलरी में बोलता है तुम्हारा बुक्स ऑफ अकाउंट्स भाड़ में गया, तुम कैश बेसिस पे मेंटेन करो, कि हम लोग को उससे मतलब नहीं है। आपको टैक्स भरना है जो मंथ में सैलरी ड्यू हुआ या तो जो मंथ में सैलरी रिसीव हुआ, विच एवर इज अर्लियर। क्या बोला, इट इज टैक्सेबल ऑन व्हाट बेसिस, ड्यू और रिसीव विच एवर इज अर्लियर। रिपीट नहीं करे, क्या बोला, ड्यू और रिसीव विच एवर इज अर्लियर। तो अभी बहुत सिस्टमैटिक हो गया इंडिया, बट पहले क्या होता था, चेक से पेमेंट होते थे। तो पहले हिसाब होता था मंथ के एंड में कि भाई तुमने कितना छुट्टी लिया है, तुमने कितना छुट्टी लिया है, कितना हाफ डे लिया है, कोई सुन रहा है क्या। वो कैलकुलेशन अकाउंटेंट करता था मंथ के एंड में और बोल देता था कि भाई ये मंथ में तेरा इतना सैलरी आने वाला है, या बुक्स में एंट्री पास हो जाती थी, किसमें, बट फिर वो 31st ऑफ द मंथ वो पूरा कैलकुलेशन करके बैठेगा। फिर वो 1 तारीख को अकाउंटेंट सारे चेक बनाएगा, फिर वो बॉस को 2 तारीख को देगा, बॉस साइन करेगा, आपको 3 तारीख को मिलेगा। तो सैलरी मिला कभी 3 तारीख, बट बुक्स में एंट्री कभी पास हुआ 31st, तो टैक्सेबल होएगा 31st। कौन से बेसिस पे टैक्सेबल है, ड्यू और रिसीव विच एवर इज अर्लियर। यहाँ पे अपने को वो सिस्टम नहीं है कैश या वो बोलता है आपको यही फॉलो करना है। क्या फॉलो करना है, ड्यू और रिसीव विच एवर इज अर्लियर। इतना पॉइंट समझाएगा, श्योर। आंसर बोलना, सैलरी ड्यू, एग्जाम्पल नंबर 1, सैलरी ड्यू ऑन द लास्ट डे of the month but is received by 7th of next month। तो सैलरी ड्यू सेम मंथ के लास्ट डे पे हो जाता है, बट पैसा मिलता है या बैंक में आता है 7 तारीख को अगले महीने के। तो बेटा जनवरी का सैलरी कौन से मंथ में टैक्सेबल होएगा, जनवरी ना, जनवरी का जनवरी में ड्यू हो जाएगा। फेब का सैलरी, मार्च का सैलरी मार्च। अपन मंथली टैक्स नहीं भरते, कोई सुन रहा है क्या, बट हर महीने का सैलरी सेम मंथ में ड्यू होएगा। तो करंट ईयर में आपको 12 महीने के सैलरी पे टैक्स भरने का है, विच इज करंट ईयर का। क्या लगा, करंट ईयर में 12 मंथ्स के सैलरी पे टैक्स भरना है, विच इज करंट ईयर का। नहीं समझा, वापस से बोलता हूं बेटा। मेरे को बोलता है सैलरी ड्यू और रिसीव कभी होने वाला है, कोई सुन रहा है क्या। सो कंपनी क्या बोलती है कि सर हम लोग है ना हर महीने के महीने आपको आपका सैलरी है 1 महीने का 50,000 रुपया, तो एवरी मंथ के एंड में बैंक में 50,000 रुपए दे देंगे। कैलकुलेशन हो या नहीं हो, कोई सुन रहा है क्या बोला, बट नेक्स्ट मंथ तक हम लोग कैलकुलेशन फिर बाद में करेंगे, कोई सुन रहा है क्या। सपोज मेरे को हर महीने के लास्ट डे पे पैसा आ जाता है, कोई सुन रहा है, फिर उन लोग कैलकुलेशन जब करते हैं, सपोज मालूम पड़ा कि यार इसने छुट्टी ली थी तो इसको 48 देना था, तो नेक्स्ट मंथ में 2000 एडजस्ट हो जाएगा। तो ड्यू कभी हो रहा है, अगले महीने की 7 तारीख को। कभी हो रहा है, अगले महीने की 7 तारीख को, बट रिसीव कभी होता है, लास्ट डे। रिसीव कभी होता है, लास्ट डे। नहीं समझा, कितने लोगों को एग्जांपल नंबर 2 नहीं समझा, क्लियर है। सैलरी वो बोलता है कि मंथ के एंड में जो अपना डिसाइडेड है 50,000 रुपया वो भर देंगे, तो अपने को बैंक में 50,000 रुपया महीने के एंड में आ गया, तो रिसीव हो गया। बट उसने बोला कि सर ये तो हम लोग ने क्या कि आपको नुकसान नहीं हो एक दिन भी, तो हम लोग ने पैसा डाल दिया, बट हिसाब करने में टाइम जाता है। तो 31st ऑफ द मंथ, क्या बोला, उसके बाद हमारा आदमी हिसाब करने बैठेगा। फिर आप कभी आपने जल्दी छोड़ दिया, कभी मतलब जल्दी निकल गया ऑफिस से, कभी आप एब्सेंट थे, तो वो माइनस करके बाद में ड्यू देखेंगे। तो सपोज अप्रैल का सैलरी 30 अप्रैल को आपको 50 मिल गया,
फिर जब कैलकुलेशन किया मालूम पड़ा 47 मिलना चाहिए था, तो नेक्स्ट मंथ में 3,000 रुपए एडजस्ट हो जाएगा। बट ड्यू कभी हुआ? नेक्स्ट मंथ। रिसीव कभी हुआ? सेम मंथ। रिपीट नहीं करे, ड्यू कभी हुआ और रिसीव कभी हुआ? टैक्सेबल कभी होएगा? तो मतलब करंट ईयर का 12 महीना करंट ईयर में टैक्सेबल होएगा, सिंपल एज दैट। अरे यार नहीं समझ रहा है, दिमाग ही नहीं लगाना, या तो ड्यू या तो रिसीव, दोनों में से कोई भी एक ये मंथ में होना चाहिए। कोई सुन रहा है क्या? नहीं समझा? एग्जाम्पल प्लीज बोलो। वो बोलता है कि सर कैलकुलेशन होएगा 4 तारीख अगले महीने के, कैलकुलेशन होने के बाद पेमेंट देंगे 7 तारीख ऑफ अगले महीने के। कोई सुन रहा है क्या? सो ड्यू और रिसीव दोनों नेक्स्ट मंथ में हो रहा है, तो जनवरी का सैलरी कभी जाएगा? रिसीव भी ड्यू भी, मतलब टैक्स फेब में आएगा, फेब का मार्च। बट इसमें फर्क नहीं पड़ रहा है, सब सेम ईयर है। अरे बोलो यार, बट करंट ईयर का जो मार्च है, मार्च 25, बेटा वो कहां पे जाएगा? अप्रैल 25 में। तो मार्च और अप्रैल को दो अलग फाइनेंशियल ईयर हो गया ना, तो करंट ईयर में मार्च का सैलरी टैक्सेबल नहीं होगा। नहीं समझा? वापस से बोलता हूं, अप्रैल टू फेब करंट ईयर में रहेगा बेटा। अप्रैल का सैलरी कभी ड्यू होएगा? मई में। रिसीव कभी होएगा? मई में। टैक्स कभी भरोगे? मई में। अरे अप्रैल और मई सेम फाइनेंशियल ईयर होता है ना, मई का कभी टैक्सेबल है? सेम फाइनेंशियल ईयर है, तो मगजमारी नहीं है। जनवरी का फेब, फेब का मार्च, तो अप्रैल टू फेब में कोई प्रॉब्लम नहीं है। करंट ईयर में क्या बोला? अरे बोलो यार, लास्ट वाला मंथ जो है मार्च, वो कहां पे जाएगा? नेक्स्ट ईयर ना, तो नेक्स्ट ईयर में जाएगा, तो नेक्स्ट ईयर में टैक्स भरेंगे, ये वाले साल में नहीं आएगा। इतना पॉइंट समझा? एक मिनट रुको, इतना पॉइंट समझा? करंट मार्च कहां पे गया? नेक्स्ट ईयर। तो लास्ट वाला मार्च किधर आएगा? मार्च 24 का सैलरी अप्रैल में आएगा ना यार, तो यहां पे मैं बोल सकता हूं, यहां पे मार्च 24 आएगा। अल्टीमेटली 12 महीना ही हो रहा है, बट करंट ईयर के हिसाब से एक पिछला महीना भी था, तो सर बट 12 महीना है तो सेम ही आएगा ना। नहीं, अगर सैलरी बिटवीन द ईयर चेंज हो गया तो एक महीना पुराना रहेगा। अगर सपोज अपना हर साल अप्रैल में सैलरी बदलता है, मार्च में सैलरी बदलता है, तो एक महीने का अमाउंट डिफरेंट रहेगा। वो समझ जाएगा, सब में समझा दूंगा, बट ये समझा है मार्च का सैलरी करंट मार्च किधर गया? क्यों नेक्स्ट? ड्यू भी नेक्स्ट हो रहा है, रिसीव भी नेक्स्ट हो रहा है। तो सुन रहा है क्या? लास्ट मार्च इधर क्यों आया? बिकॉज ड्यू और रिसीव करंट ईयर में हो रहा है। कोई सुन रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? सो बेटा अगर ड्यू या तो रिसीव दोनों में से एक भी करंट मंथ में है तो सोचना ही मत, 12 महीना 12 महीना। क्या बोला? 12 महीना। अगर दोनों नेक्स्ट मंथ में हो रहा है देन इट इज अ प्रॉब्लम। एक महीना इधर का जाएगा और एक महीना पास्ट वाला आएगा। नहीं समझा? दोनों कभी हो रहा है? सेम। दोनों में से एक भी सेम मंथ में हो रहा है तो करंट ईयर। रिपीट करो बेटा, क्या बोला? करंट ईयर। दोनों के दोनों नेक्स्ट मंथ में जा रहे हैं तो करंट मार्च नेक्स्ट ईयर, लास्ट मार्च दिस ईयर। 12 में नहीं है, बट करंट मार्च नेक्स्ट ईयर, लास्ट मार्च दिस ईयर। एग्जाम्पल समझाता हूं। कम टू पेज नंबर 7 पॉइंट कौन सा है? 1 क्वेश्चन 1। पहुंचे? X joins a company 7.21 7.30 पेज पे आना। X joins a company on December 1, 21 in a pay scale of 10,000, 1,000, 25,000. Salary at the time of joining was fixed 12,000. As per the term of employment, salary becomes due on the first day of next month and is generally paid on the 5th day of next month. Due कभी हो रहा है और receive मतलब दोनों कभी हो रहा है? नेक्स्ट मंथ। तो मैं बोल सकता हूं अप्रैल 24 के बदले मार्च 24 से ईयर चालू होएगा। अरे बराबर ना? अप्रैल 24 तक आएगा, बट कहां तक जाएगा? फेब 25 तक। मार्च 25 किधर जाएगा? और मार्च 24 किधर आएगा? करंट ईयर। वेट कर रहा हूं, कितने लोगों को ये नहीं समझा? सबको समझ गया? क्या नहीं समझा?
वापस से पढ़ो ना, लास्ट 2 लाइन। एज पर द टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट सैलरी बिकम्स ड्यू ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द नेक्स्ट मंथ and is generally paid on the 5th day of the next month. So it becomes due on next month and is received on next month. So it current month will be taxable in the same month or the next month. Next month. So current March will be taxable in, that is April. So March and April are 2 different financial year. So March salary will be taxable in next April. So we will pay tax only till Feb ka salary. Because Feb will be taxable in what? March. March will be taxable in April. So financial year changes. Now March 24 salary becomes due on April 24 and is received in April 24. So March 24 is taxable in April 24. That is why March 24 will come in current year, which is 24-25. नहीं समझा? अरे बोलो यार। अच्छा, सैलरी बीच में चेंज हो रहा है क्या? मैं बता रहा हूँ बेटा, ये जो है ना टाइमलाइन जो दिया है वो सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय में होता है, प्राइवेट में कभी नहीं होता है जिंदगी में। वो पढ़ो ना, 10,000-1,000-25,000 मिला। 10,000-1,000-25,000 का मीनिंग समझो प्लीज। 10-1-25 सिर्फ गवर्नमेंट कंपनीज में होता है, इसलिए गवर्नमेंट के एम्प्लॉय काम नहीं करते। क्यों नहीं करते बताता हूँ। वो बोलता है कि सर आपको है ना, हम लोग एक अकाउंटेंट के पोस्ट के लिए हायर कर रहे हैं और ये पे स्केल। मैंने बोला सर ये पे स्केल का मतलब, बोला अगर आप इंटरव्यू पास हो गए तो मिनिमम 10,000 पर मंथ मिलेगा। क्या वाला मिनिमम? 10,000। इंटरव्यू अच्छा गया, बहुत अच्छा गया, तुम्हारा प्रोफाइल बहुत अच्छा है तो ज्यादा भी दे सकते हैं, बट मिनिमम 10,000 तो देंगे। मैंने बोला फिर? बोलता है जैसे 1 साल खत्म होएगा 1,000 रुपया पर मंथ बढ़ेगा। पर मंथ मतलब पर एनम। तो पहले साल में पूरा 10,000 12 महीना मिलेगा, फिर 1,000 रुपया लिखा है मतलब 11,000 पूरे 12 महीने तक मिलेगा। फिर उसके बाद सेकेंड ईयर में 12,000, थर्ड ईयर में 13,000, फोर्थ ईयर में 14,000, ऐसे करके आपका सैलरी बढ़ेगा 25,000 रुपए तक। कहां तक? 25,000। जैसे ही 25,000 हुआ, या तो आपका रिटायरमेंट आ जाएगा, अगर रिटायरमेंट नहीं आया तो आपका पोस्ट हायर हो जाएगा, अकाउंटेंट से सीनियर अकाउंटेंट बन जाओगे। फिर उधर का पे स्केल अलग होएगा। क्या उधर का पे स्केल? कोई सुन रहा है क्या? तो यू आर नॉट मोटिवेटेड ओनली ना। मुझे मालूम है कितना भी अच्छा काम करो कितना बढ़ेगा, और कितना भी गंदा काम करो कितना बढ़ेगा। गवर्नमेंट निकाल तो सकता ही नहीं, बवाल हो जाएगा मार्केट में। तो इसलिए दे आर नॉट मोटिवेटेड। अभी प्राइवेट में क्या होता है, तुम अच्छा काम किए तो शायद तुम्हारा सैलरी 2x बढ़ सकता है, खराब काम किया तो आधा ही बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। कोई सुन रहा है क्या? सो उधर वहां पे मोटिवेशन होता है, यहाँ पे नहीं रहता है। सो व्हाट डू यू मीन बाय 10,000? मिनिमम पर मंथ। 1,000 इज इंक्रीमेंट पर मंथ पर एनम, मतलब हर महीने एक नहीं बढ़ेगा, पूरे साल में 1,000 बढ़ेगा। और व्हाट इज 25? मैक्सिमम। अब मतलब मैं बोल सकता हूं December 1 में इसने कंपनी ज्वाइन किया तो एवरी ईयर दिसंबर में सैलरी बदलेगा। अरे एवरी ईयर इंक्रीमेंट तो होएगा ना। पूरे एग्जाम में बेटा मेन रूल इज, अगर सैलरी बीच में ईयर में चेंज हो रहा है तो साल को तोड़ देने का। सैलरी कभी चेंज हो रहा है? December 1, एवरी ईयर December 1 में चेंज हो रहा है तो साल को तोड़ दो। अप्रैल से नवंबर अलग कर दो और दिसंबर से क्या अलग करोगे? पूरा ये ईयर एंड तक अलग कर दो। ये गोल्डन रूल है। कोई भी कितना भी इजी सम हो, कितना भी टफ सम हो, अगर सैलरी इन बिटवीन द ईयर बदल रहा है तो जहां से सैलरी बदल रहा है वो ईयर को उधर तोड़ दो। अगर 15 नवंबर से सैलरी बदल रहा है तो अप्रैल से 14 नवंबर, 15 नवंबर से 31 मार्च। अपने सब में मार्च नहीं है बट नॉर्मली 31 मार्च। नहीं समझा? बराबर है, बेबी स्टेप्स लेना। है फर्स्ट सम है। कितने लोगों को नहीं समझाइए? करंट मार्च किधर गया और लास्ट मार्च ये ईयर, इतना समझा? मैंने अप्रैल टू फेब के बदले अप्रैल टू नवंबर क्यों लिखा? बिकॉज दिसंबर में सैलरी बदल रहा है तो अपने लिए वो इजी होएगा, कैलकुलेशन विल बी वेरी इजी। आंसर बोलेगा कोई प्लीज? बेटा कभी कंपनी ज्वाइन किया, कितने सैलरी पे? वहां पे बोला 12,000। अरे बराबर है। तो बेटा दिसंबर में 12,000 था तो दिसंबर 22 में 1,000 रुपया बढ़ के 13,000 हो जाएगा। दिसंबर 23 में 1,000 रुपया बढ़ के 14,000 हो जाएगा। दिसंबर 24 में 1,000 रुपया बढ़ के 15,000 रुपया हो जाएगा। फिर दिसंबर 25 तो अगला साल चला गया, उससे अपने को मतलब नहीं है। बोलो कितने लोगों को ये नहीं समझा? कितना सैलरी था? 12,000। और क्या प्रॉमिस किया था? हर साल 1,000 रुपये इंक्रीमेंट होएगा तो 12, 13, 14, 15। इज दैट मच क्लियर? नहीं समझा? अब आंसर बोलेगा बेटा कभी सैलरी बदला
दिसंबर, अब वो पास तो हो गया ना अभी। 1 दिसंबर 24 मतलब यहाँ पे मेरा सैलरी 15,000 था, एंड दिसंबर जैन फेब 3 महीने के लिए सैलरी 15,000 था, मतलब लास्ट वाले में 45 आया होगा। नहीं समझा? किन लोगों को नहीं समझा? अरे ये देखो ना, दिसंबर 24 में सैलरी कितना हो गया? 15,000। अरे बोलो यार, तो दिसंबर में 15 हो गया, तो दिसंबर जैन फेब 3 महीना हो गया ना, 3 महीने का सैलरी 45। ये सो नो यार, आंसर बोलोगे। दिसंबर से पहले सैलरी कितना था? 14 ना, ये रहा। अरे बराबर, दिसंबर 24 में 15 हुआ, तो उसके पहले कितना था? 14। तो मतलब मैं बोल सकता हूं अप्रैल से मेरा सैलरी 14,000 था। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, कितना महीना? 8 मंथ्स। तो 80 एंड 32, 112 हो गया अपना ये वाला सैलरी। और मार्च 24 भी तो 14 ही होएगा। अरे दिसंबर 23 से अगर 24 तक सैलरी 14,000 था, तो मार्च में भी 14,000 ही होएगा। सो टोटल सैलरी कितना? 126, 131, 171। कितने लोगों को नहीं समझा है पूछो प्लीज। क्लियर एकदम? श्योर? 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 क्या करें, नोटबुक में लिखा हो थियरी या टेक्स्ट बुक से पढ़ोगे? अदर सोर्स से समझा था क्या? टेक्स्ट बुक से? टेक्स्ट बुक की शक्ल देखने तो फिर डिसाइड करते हैं। क्या करूं, जल्दी बोलो यार। हाउ मेनी फॉर टेक्स्ट बुक? लिखो, रोमन नंबर 1, रेड पेन से, बेसिस ऑफ चार्ज। लिखा, एक लाइन छोड़ के पहले हेडिंग दो, सैलरी, इनकम फ्रॉम सैलरी चैप्टर का तो हेडिंग दो। क्या लिखा? बेसिस ऑफ चार्ज। बेसिस ऑफ चार्ज में लिखो, income will be taxable, income will be taxable under salary, under salary if बोलना पड़ेगा क्या था? relationship between, if the relationship between the red pen से payer and payee, payer and payee, normal pen से, is that of master and servant, master and servant, that is red pen से employer and employee relationship, employer and employee relationship, लिखा। पॉइंट नंबर 2, सैलरी इज टैक्सेबल ऑन, सैलरी इज टैक्सेबल ऑन, और रेड पेन से बोलना पड़ेगा यार, तुम लोग को मजा नहीं आ रहा है। कौन से बेसिस पे? नेक्स्ट लाइन पे रेड पेन से ड्यू बेसिस और रिसीव बेसिस, ड्यू बेसिस और रिसीव बेसिस, whichever is earlier,
विच एवर इज अर्लियर, लिखा है। नेक्स्ट एक लाइन छोड़ के, बस कुछ नहीं, इतना ही था बेसिस ऑफ चार्ज को, बराबर है। इधर ध्यान दो ना, ये क्वेश्चन का आंसर कॉपी करना है, बट पहले 2 पॉइंट है। कम टू पेज, अच्छा मैं बोलता हूँ, छोड़ दो। एक होता है फॉरगोइंग ऑफ सैलरी, एक होता है सरेंडर ऑफ सैलरी। कोई सुन रहा है क्या? कोविड में क्या किया इन लोगों ने, सब कंपनी ने अनाउंसमेंट किया कि यार हम लोग को तुम लोग का 1 महीने का सैलरी डोनेशन तुम लोग को देना है तो दे सकते हो, ऑप्शनल है, कंपलसरी कोई कंपनी ने नहीं किया। बट अगर सपोज मेरा सैलरी है 1 लाख रुपया पर एनम पर मंथ, सपोज राउंड ऑफ कर दो ना, 90,000 पर मंथ, कितना, तो डिवाइडेड बाय 30 करूंगा तो 3,000 पर डे आएगा। तो उन लोग ने बोला कि तुम लोग को 3,000 रुपये डोनेशन देना है तो दे सकते हो। कोई सुन रहा है क्या? तो मैंने बोला कि चलो दे देता हूँ। देना चाहिए नहीं देना चाहिए? देगा, काय का देना चाहिए, पागल है क्या? कुछ भी, कोई अपना पैसा यूज नहीं होता बराबर। कितना, हाँ, कंसेप्ट समझने के लिए देना चाहिए नहीं देना चाहिए? देना चाहिए। तो मैंने दे दिया बेवकूफों की तरह, बराबर है। अगर मैंने दे दिया बेटा तो वो फॉरगोइंग ऑफ सैलरी है, तुमने सैलरी छोड़ी है, गवर्नमेंट ने नहीं मांगी थी। तो तुमने सैलरी छोड़ी है, गवर्नमेंट ने नहीं मांगी थी, तो मतलब वो टैक्सेबल है। मतलब तुमने 90,000 में से 3,000 दे दिया, फिर भी टैक्स पूरे 90,000 पे आएगा। क्या मतलब फिर भी टैक्स पूरे 90,000 पे आएगा? समझता है क्या? एक होता है सरेंडर ऑफ सैलरी। सरेंडर ऑफ सैलरी का मतलब क्या होता है? सरेंडर ऑफ सैलरी का मतलब होता है गवर्नमेंट स्कीम बनाता है कि हम लोग को पैसों का जरूरत है। कोई सुन रहा है? कैसे कोविड में गवर्नमेंट ने बोला है कि यार आप लोग पैसा दोगे तो अच्छी बात है, उन लोग कंपल्शन कोई नहीं करता है। कोई सुन रहा है क्या? बट गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए उन लोग कंपल्शन कर देते हैं कि भाई तुम्हारे 1 दिन का सैलरी काटेंगे, हम तो तुमको पूरा साल का दे रहे ना यार, तो 1 दिन का सैलरी काटेंगे। तो वो होता है सरेंडर ऑफ सैलरी, वो गवर्नमेंट स्कीम में होता है। किसमें? अब फिर गवर्नमेंट बोल रहा है हम तुम्हारा पैसा भी काटेंगे और टैक्स भी लेंगे, अरे यार तो गलत बात होगी। तो सरेंडर ऑफ सैलरी इज एग्जेम्प्ट, फॉरगोइंग इज नॉट। क्या मतलब सरेंडर इज फॉरगोइंग इज नॉट। फॉरगोइंग मतलब अपन वॉलंटरीली छोड़ रहे, सरेंडर मतलब कंपल्शन जैसा है। सो लिखो ना, नोट लिखो, नोट 1, क्या लिख रहे हो? फॉरगोइंग ऑफ सैलरी, फॉरगोइंग ऑफ सैलरी, फॉरगोइंग ऑफ सैलरी इज टैक्सेबल, इज टैक्सेबल। फॉरगोइंग ऑफ सैलरी इज टैक्सेबल। कितना पॉइंट समझाएगा? नेक्स्ट क्या लिख रहे हो, बोलो यार। सरेंडर, पॉइंट नंबर 2, नोट नंबर 2, सरेंडर ऑफ सैलरी, surrender of salary is exempt, is exempt, is exempt। समझता है कि नहीं यार? श्योर? आगे लिखो, फिर ये एग्जाम्पल कॉपी करो प्लीज। टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन नंबर 1 पे जाओ, जो 10,000, पहले नोटबुक में लिख दो या तो लिखो ना, पहले क्वेश्चन 1 लिखो, उसमें लिखो 10,000, थोड़ा दूर से लिखो डैश 1,000, फिर थोड़ा दूर जाके लिखो 25,000। 10,000 डैश 1,000 डैश 25,000। 10,000 के नीचे लिखो मीन्स मिनिमम सैलरी पर मंथ, मीन्स मिनिमम सैलरी पर मंथ। 1,000 के नीचे लिखो मीन्स annual increment in salary per month, means annual increment in salary per month, in salary per month। एनुअल लिखा ना अपन, एनुअल लिख दिया। एंड लास्ट में लिखो 25,000 में मीन्स मैक्सिमम सैलरी, मीन्स मैक्सिमम सैलरी लिखा है। फिर ये आंसर कॉपी करो, ये कॉपी करो, ये एक के नीचे एक करना ना प्लीज। पहले ये कॉपी करो बेटा, ये वाला, नीचे वाले 4 पॉइंट कॉपी करो, बट मेरे से आजू बाजू में मत लिखना। 21, 22, 23, 24 नीचे नीचे लिखना, नहीं तो कंफ्यूजन रहेगा। नीचे नीचे लिखना प्लीज। पर मंथ, हाँ, मैक्सिमम पर मंथ।
पेपर पेन मेरे बैग में होएगा पीछे, मेरे बैग में पीछे पेपर होएगा। डन, फिर ये कॉपी करो मेरे नाम से। हटा दो। अच्छा, सोच के बोलना, अगर आंसर राइट नहीं किया तो मैं तो बहुत एकदम डिसहार्टेंड हो जाऊंगा, ऐसा लगेगा कि क्या कर दिया मैंने लाइफ में। एमपी और एमएलए को अगर सैलरी मिल रहा है, थैंक यू, बराबर किधर जाएगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, बिकॉज उसको अपन एम्प्लॉय मानते हैं नहीं है, उन लोग का कोई फिक्स आवर्स नहीं होता है, कुछ नहीं होता है एंड एवरीथिंग। सो पेज नंबर 7.2 पे तुम लोग के पास एक टेबल बना के दिया है मेरा, वो टेबल में लिखो कौन से हेड में जाएगा। जैसे फर्स्ट लिखा है सैलरी रिसीव्ड बाय कॉलेज लेक्चरर फ्रॉम द कॉलेज, तो कॉलेज का लेक्चरर है 7.2 पेज, बोला है सैलरी रिसीव्ड बाय कॉलेज लेक्चरर फ्रॉम द कॉलेज, तो कॉलेज के लेक्चरर को कॉलेज से सैलरी मिला तो एम्प्लॉय हो गया ना यार। तो वहां पे लिखो सैलरी, हेड के बाजू में लिखो सैलरी, उसके बाजू में रीजन में लिखो एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय, एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई। ऐसे करके पूरा टेबल सॉल्व करो प्लीज। लिखा, बोलो। पेपर सेटिंग एंड पेपर चेकिंग फीस रिसीव बाय अ कॉलेज लेक्चरर फ्रॉम यूनिवर्सिटी। लेक्चरर किधर का है? लेक्चरर किधर का है? कॉलेज का। पैसा किसने दिया? यूनिवर्सिटी, तो वो अपना एम्प्लॉयर थोड़ी ना हुआ, कॉलेज पैसा देता तो उधर जाता। तो वहां पे लिखो अदर सोर्सेज, रीजन में लिखो नो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय, अदर सोर्सेज नो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय। नेक्स्ट, सैलरी रिसीव बाय पार्टनर ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म, ये भी रॉन्ग नहीं जाना चाहिए था। पीजीबीपी, क्यों? पार्टनर इज द ओनर, वहां पे लिखो पीजीबीपी, रीजन में लिखो ओनर। सैलरी और अलाउंसेस रिसीव बाय एमपी एमएलए, वहां पे लिखो अदर सोर्सेस नो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय, आईएफओएस नो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय। कमीशन रिसीव्ड बाय डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी एज एन एम्प्लॉई, एज एन एम्प्लॉय मिला तो वहां पे लिखो सैलरी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय, सैलरी एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय। अदरवाइज में अदर सोर्सेज नो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय, नो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय।
इतना पॉइंट समझेगा, मजा आ जाएगा अगर रिपीट कर दिया तो। बेटा फॉर्मेट इसका फिक्स्ड है बट फॉलो नहीं होएगा। कोई सुन रहा है क्या? तो एग्जाम में अगर सैलरी का हाउस प्रॉपर्टी का सम आया तो फिक्स है, गांव माइनस म्युनिसिपल टैक्स विल गिव मी नाउ लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 24, स्टैंडर्ड डिडक्शन एट द रेट ऑफ 30% एंड इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल चेंज होएगा या फिक्स है? फिक्स है। 3 मार्क का भी सम आया तो भी वही फॉर्मेट है, एडजस्टमेंट की तरह आया तो भी वही फॉर्मेट है। अच्छा, अगर आपका कैपिटल गेन का सम आया तो भी फॉर्मेट फिक्स है एकदम, वो आगे बढ़ेंगे। सैलरी में सॉरी अदर सोर्सेज में कोई फॉर्मेट नहीं है, पर्टिकुलर अमाउंट बनाने का है। पीजीबीपी में 2 फॉर्मेट है, एक तो नेट प्रॉफिट एडलेस एडलेस, और एक अगर नेट प्रॉफिट नहीं दिया है तो बिजनेस इनकम माइनस बिजनेस एक्सपेंस। आई थिंक 11th या 14th सम कुछ तो किया होगा वैसा। तो सुन रहा है कि नहीं है? सैलरी में फॉर्मेट है तो आइडेंटिफाई, बाकी एग्जाम में पर्टिकुलर अमाउंट बनाने का है। सिर्फ लास्ट वाला पॉइंट याद रखने के लिए फॉर्मेट है। गवर्नमेंट बोलता है 3 टाइप का सैलरी मिलता है एक आदमी को, इनकम बाय वे ऑफ सैलरी, इनकम बाय वे ऑफ अलावेंसेस, इनकम बाय वे ऑफ क्या बोला है? अलावेंसेस, एंड टैक्सेबल वैल्यू ऑफ परक्यूजिट, एंड क्या बोला है? टैक्सेबल वैल्यू ऑफ परक्यूजिट। बराबर है। मैंने ना मैं ना एक कंपनी में ऑलरेडी काम कर रहा हूँ, तो सुन रहा है क्या? तो दूसरी कंपनी का मेरे को फोन आया, बोला सर आप हमारी कंपनी ज्वाइन कर लोगे क्या? तो मैंने बोला सर क्यों करूँ, मैं तो हूँ ये भी यहाँ पे। बोलता है सर उधर कितना सैलरी मिल रहा है? मैंने बोला 5 लाख रुपया पर मंथ। बोलता है सर 6 लाख रुपया पर मंथ कर देंगे। कितना? मैंने सर वो तो वही कंपनी भी कर देगा, अभी मेरा 1 साल खत्म होएगा तो उन लोग भी 6.5 लाख तो कर ही देंगे। बोलता है सर एक काम करो ना, आप 6 लाख रुपया पर मंथ तो ले लो। अरे सुन रहे हो क्या? प्लस हम लोग आपको आपके मेडिकल का 2,000 रुपया पर मंथ एक्स्ट्रा देंगे, या 20,000 रुपया पर मंथ एक्स्ट्रा देंगे मेडिकल का। हम लोग आपके घर का 20,000 रुपया पर मंथ एक्स्ट्रा देंगे। हम लोग आपके बच्चों के स्कूल का 25,000 रुपया पर मंथ एक्स्ट्रा देंगे। तो सुन रहा है क्या? मैंने बोला सर मैं बीमार नहीं पड़ा तो? बोलता है तो भी मेडिकल का 20,000 रुपया मिलेगा फिक्स पर मंथ। मैंने बोला सर बीमार नहीं पड़ा? बोलता है तो भी मिलेगा। मैंने बोला सर बीमार पड़ा और हॉस्पिटल का बिल 2 लाख आया? बोला नहीं सर हम तो 20,000 पर मंथ दे देंगे। क्या बोला? 20,000। तो ज्यादा बिल आया तो भी तुम ही मैनेज करो, नहीं आया तो भी तुम्हारा बोनस। कोई सुन रहा है क्या? मैंने बोला सर मेरे बच्चे नहीं है। बोलता है तो भी 25,000 रुपया पर मंथ मिलेगा। मैंने बोला सर मेरे बच्चे हैं बट उनके स्कूल का फीस है 12,000। बोला तो भी 25,000 रुपया मिलेगा। मैंने बोला सर बच्चे हैं स्कूल का फीस है 70,000। बोलता है तो भी 25,000 ही मिलेगा। तो बच्चे हो या नहीं हो, स्कूल का फीस कम है या ज्यादा है, मिलने वाला कितना है? 25,000 रुपया पर मंथ। अरे बोलो यार, 25,000 रुपया पर मंथ। कोई सुन रहा है क्या? घर का रेंट है 20,000 रुपया पर मंथ। सुन रहे हो क्या? मैंने बोला सर मैं अपने घर पे रहता हूँ। बोला तो भी देंगे 20,000 रुपया पर मंथ। मैंने बोला सर भाड़े का घर है 2,000 रुपया भाड़ा है। बोलता है तो भी 20 देंगे। मैंने कहा 2 लाख भाड़ा है। बोला तो भी 20 ही देंगे। तो बेटा इसको बोलते हैं अलावेंसेस। क्या बोलते हैं? अलावेंसेस कंपनी देती है आपको ओवर एंड अबाउट सैलरी। कभी देती है मतलब आपको बता रहे कि हम तुमको सैलरी तो दे ही रहे, प्लस हम लोग ये सब एक्स्ट्रा भी कर रहे हैं, कुछ उल्लू बनाते हैं सब। उन लोग को मालूम होता है एक आदमी को 12 लाख देने का। सुन रहे हो क्या? तो ऐसा बताते हैं 8 लाख ही देने वाले थे, बट ये एक्स्ट्रा हम लोग 4 लाख ऐसे टाइम पास करके दे रहे हैं। तो सुन रहा है क्या? अपना कुछ फायदा नहीं और अपने को उतना ही मिलेगा जितना मिलने वाला है। सुन रहे हो कि नहीं यार? सिर्फ थियोरेटिकली क्या मिल रहा है? अलाउंस। ये ओवर एंड अबाउट क्या होता है? सैलरी, बेनिफिट्स तुम्हारे। क्या वाला? बेनिफिट। मैंने बोला कि सर मैं वो कंपनी में 5 लाख कमा रहा हूँ। बोला यहाँ पे 6 लाख देंगे। मतलब सर वो तो उधर भी हो ही जाएगा। तो सुन रहा है क्या? बोलता सर इधर आ जाओ, 6 लाख तो देने वाले, प्लस तुम्हारे स्कूल के तुम्हारे बच्चों का स्कूल फीस हम लोग भर देंगे। तो सुन रहा है क्या? मैंने कहा सर मेरे बच्चों का स्कूल फीस तो 2 लाख रुपया है। बोलता हाँ तो सर हम लोग 2 लाख रुपया भर देंगे। तो सुन रहा है क्या? मैंने बोला सर मेरा एक ही बच्चा है। बोलता है तो सर एक बच्चे का भर देंगे। मैंने बोला सर मेरे 2 है। तो बोलता है दोनों का भर देंगे। मैंने बोला सर मेरे बच्चों का स्कूल फीस 3 लाख है। बोलता है तो 3 लाख भर देंगे। कोई सुन रहा है क्या? जो स्कूल फीस तुम लोग बोलोगे उतना भर देंगे। कुछ समझ नहीं रहा। मैंने बोला सर वहाँ पे 5 है, आप कितना दोगे? बोलता है 6 लाख देंगे। कोई सुन रहा है क्या? बोला बस। बोलता नहीं सर 6 लाख तो देंगे, प्लस हम लोग आपको रहने के लिए घर दे देंगे। तो सुन रहा है क्या? तो हमारे कंपनी के पास घर है, वो हम लोग आपको दे देंगे। वो घर जो है हमारा कंपनी है वहां से 2 किलोमीटर दूर है। आप अभी रहते हो 50 किलोमीटर दूर। सपोज मैं अभी रहता हूँ अंधेरी में, ऑफिस किधर है? नवी मुंबई में, समझो ना। तो रिलायंस ने नवी मुंबई में अभी प्लॉट खरीदा है, उधर इंडस्ट्री बनाएगा। कोई सुन रहा है क्या? अब उधर जब इंडस्ट्री बनेगी तो यार उधर रेसिडेंशियल थोड़ी ना इतना अच्छा है।
तो उन लोग वहाँ पे रेसिडेंस भी बनाएंगे, क्या बनाएंगे, और अपने एम्प्लॉय को बोलेंगे कि सर आप यहाँ पे काम करने क्यों नहीं आ रहे हो। मैंने बोला सर मुंबई से उधर तो कौन जाएगा काम करने, कोई सुन रहा है क्या। बोलता है सर मुंबई में कितना पगार है, बोलता है 5 लाख। तो बोलता है उधर से 7 लाख देंगे प्लस रहने के लिए घर भी दे देंगे, तो आपका ट्रैवलिंग टाइम बच गया ना यार। मैंने सर घर का पैसा लोगे, बोलता है कोई पैसा नहीं, रहने के लिए घर लेके जाओ, कोई पैसा नहीं लेंगे। तो सुन रहा है क्या, अरे बोलो यार कितना सैलरी मिलने वाला है, 6 लाख। और मेरे को उसके 3 महीना हो गया मेरे कंपनी में, 3 महीने बाद मुझे हार्ट अटैक आया। जब 3 महीना हार्ट अटैक आया, हॉस्पिटल में एडमिट हुआ, तो इन लोग ने मेरे का बिल 3 लाख था तो 3 लाख भर दिया। कितना, 6 लाख होता तो 6 लाख भर देते। हार्ट अटैक नहीं आता तो नहीं भरते, कोई सुन रहा है क्या। तो बेटा दोनों एग्जैक्टली सेम है, दोनों में डिफरेंस बताओ क्या है। नीचे से चालू करो, नीचे से। इधर क्या है, पहले लास्ट में क्या मिल रहा था अपने को, चिल्ड्रन का एजुकेशन का पैसा। चिल्ड्रन एजुकेशन में लेफ्ट हैंड साइड बोलता है कुछ भी हो हम 25,000 ही देंगे जो भी है, राइट हैंड साइड बोलता है जितना है उतना देंगे, कोई सुन रहा है क्या। लेफ्ट हैंड साइड में घर का बोलता है रेंट फिक्स है 20,000 रुपया, तुम खुद के घर पे रहो, भाड़े के घर पे रहो, कोई सुन रहा है क्या। बाजू में बोलता है रहने के लिए घर देंगे। अगर मैं बोल रहा हूं मेरा घर है तो घर नहीं मिलेगा, मैं क्या बोल रहा हूं, मेरा घर है तो घर मिलने वाला नहीं। अगर मैं बोल रहा हूं मेरे पास घर ही नहीं है तो बोलता है ठीक है कंपनी तुम लोग को घर दे देगी। अच्छा बीमार हुआ तो वहां पे बीमार हो या नहीं हो 25 मिलेगा, यहाँ 20,000 मिलेगा। यहाँ पे बीमार हुआ तो पैसा मिलेगा, नहीं हुआ तो नहीं मिलेगा। बीमार होने पे 2 लाख हुआ तो 2 लाख मिलेगा, 20 हुआ तो 20 लाख मिलेगा। सो ये दोनों एग्जैक्टली सेम है। एक को अलावेंसेस बोलते हैं जो फिक्स्ड होता है पर मंथ, और एक को परक्यूजिट बोलते हैं जो क्या होता है, डिपेंड करता है एक्चुअल एक्सपेंस पे। क्या डिपेंड करता है, एक्चुअल एक्सपेंस पे। मेरे को बोला है कि सर 2,000 रुपया पर मंथ देंगे। मैंने बोला काय का, बोलता है घर से ऑफिस आने जाने का। क्या बोला, मैं सर मैं सामने वाली बिल्डिंग में रहता हूँ, पैदल ही आऊंगा। बोलता है नहीं तो भी 2,000 रुपया पर मंथ मिलेगा। कोई सुन रहा है क्या। मैंने बोला सर मैं कार से आता हूँ 20,000 का खर्चा होता है। बोलता है 2,000 ही देंगे यार। मैंने बोला सर ट्रेन में सेकंड क्लास में आता हूँ 300 रुपए का पास है। बोलता है 2,000 मिलेगा। तो दैट इज अलावेंसेस। दैट इज क्या बोला, अलावेंसेस। मेरे को कंपनी ने बोला है कि सर आप कार में ऑफिस आओगे ना तो कार के पेट्रोल का जो भी बिल है अकाउंटेंट आपका दे देगा। तो एक महीने में 10,000 का पेट्रोल है 10,000, 20,000 है 20,000। आप पैदल चल के आए तो पेट्रोल का पैसा नहीं मिलेगा। सो दैट इज परक्यूजिट। सो मैं बोल सकता हूँ देयर आर 3 टाइप ऑफ सैलरी। एक तो होता है सैलरी जो आपको 100% कैश में मिलता है। सैलरी किस में मिलता है, 100% कैश। मतलब ये आपका कैश मतलब बैंक में है बेसिकली। तो ये आपका हो गया सैलरी, बेसिक सैलरी बोलते हैं, बोनस, कमीशन। कोई सुन रहा है क्या, ये सब क्या होता है, सैलरी। फिर आपको मोटिवेट करने के लिए लोग एक्स्ट्रा पैसा देते हैं, वो या तो अलावेंसेस होता है या तो परक्यूजिट होता है। नॉर्मली अलावेंसेस भी कैश में ही होता है। ट्रैवलिंग का खर्चा दिया, मेडिकल का दिया, चिल्ड्रन के एजुकेशन का दिया, घर का रेंट दिया, सब कैश में मिलता है। तो सुन रहा है क्या। परक्यूजिट मे और मे नॉट बी इन कैश। क्या था परक्यूजिट, मे और मे नॉट बी इन कैश। जैसे मेरे को बोला है कि सर आपको घर देंगे तो वो नॉन मॉनिटरी है, आपको कार देंगे तो वो नॉन मॉनिटरी है, पेट्रोल का पैसा देंगे तो मॉनिटरी है। बट परक्यूजिट मे और मे नॉट बी इन कैश, ये तीनों का टोटल करोगे तो आएगा ग्रॉस सैलरी। क्या आएगा, ग्रॉस सैलरी। इसमें से माइनस करना है डिडक्शन अंडर सेक्शन। किसी को याद है तो हाउस प्रॉपर्टी में 24 था, क्या था 24। इधर क्या है 16। डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 में 3 डिडक्शन है। हाउस प्रॉपर्टी में भी था, इधर भी है स्टैंडर्ड डिडक्शन। उधर 30% फ्लैट था, इधर मैक्सिमम 50,000 रुपया। क्या मैक्सिमम 50,000 रुपया। और 2 ही डिडक्शन अलाउड है, एंटरटेनमेंट अलावेंसेस एंड प्रोफेशनल टैक्स। एंड क्या बोला, प्रोफेशनल टैक्स। सुन रहे हो तो मेहनत करो। पीजीबीपी हो गया है क्या अपना, पीजीबीपी में कुछ लिस्ट ऑफ डिडक्शन थे, या लिस्ट तो थे बट ऐसा भी लिखा था एनी एक्सपेंस रेवेन्यू इन नेचर रिलेटेड टू बिजनेस अलाउड है। हाँ मतलब बिजनेस में कोई लिमिट नहीं है, जो भी खर्चा करो माइनस करने मिलेगा। अदर सोर्सेज में भी अपन ने पढ़ा था, डिविडेंड में लिमिट है, इंटरेस्ट का 20%। कोई सुन रहा है। फिर बाद में विनिंग्स में कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा, बट बाकी में जितना डिडक्शन चाहिए उतना ले सकते हो। बोलो यस और नो। बट यहाँ पे लिमिट है, हाउस प्रॉपर्टी में लिमिट है। हाउस प्रॉपर्टी में से म्युनिसिपल टैक्स अलाउड है, 30% अलाउड है, इंटरेस्ट अलाउड है। क्या क्या अलाउड है, म्युनिसिपल टैक्स, हाउस प्रॉपर्टी, म्युनिसिपल टैक्स 30% और
इंटरेस्ट। यहाँ पे भी लिमिटेड है, स्टैंडर्ड डिडक्शन, एंटरटेनमेंट अलाउंसेस, प्रोफेशनल टैक्स, बस इसके अलावा और कोई डिडक्शन मिलने वाला नहीं है। सो देयर आर 3 टाइप ऑफ सैलरी, इनकम बाय वे ऑफ, then allowances, then perquisite will give me gross. Deduction under section 16, standard deduction कितना है, मैक्सिमम 50,000 रुपया, एंटरटेनमेंट अलावेंसेस, प्रोफेशनल टैक्स, नेट सैलरी मिल जाएगा। समझता है कि नहीं याद, याद है क्या? बिजनेस में 115 BAC में क्या डिफरेंस है? एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलता है, 35 AD नहीं मिलता है, डोनेशन फॉर साइंटिफिक रिसर्च नहीं मिलता है, वो रूसी वाला इन हाउस मिलेगा। और जब भी बोलेंगे 35 AD नहीं मिलता है तो उसके सामने क्या मिलता है? डेप्रिसिएशन मिलता है। समझता है क्या? अदर सोर्सेज में क्या था 115 BAC में? था फैमिली पेंशन 1/3 और 15,000 विच एवर इज लोअर है, बट 115 BAC में 1/3 और 25,000 विच एवर इज लोअर है। नॉर्मल में 15,000 है, BAC में 25,000 है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं। अदर सोर्सेज में फैमिली पेंशन में डिफरेंस है। हाउस प्रॉपर्टी बताना बाकी है मेरा, कोई सुन रहा है क्या? और यहाँ पे क्या है वो पढ़ लेंगे, इतना पॉइंट समझाएगा। लिखो प्लीज रेड पेन से रोमन नंबर 2, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ सैलरी, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ सैलरी, या लिख दिया क्या? ऐसा डिफरेंट फॉर्म्स मत लिखो, ऐसा लिखो कंप्यूटेशन ऑफ सैलरी, सॉरी कंप्यूटेशन ऑफ सैलरी। फिर एक कॉपी करो। हाँ वो समझाऊंगा, बट परक्यूजिट में तुझे घर मिला तो घर का वैल्यू निकालना पड़ेगा अलग से, वो नॉन मॉनेटरी भी हो सकता है। अलावेंसेस में तो क्या तुझे कैश में मिल रहा है तो पैसा कितना मिला वो मालूम रहता है, तो इसके लिए वहाँ पे एक पैसा मालूम है तो सीधा इनकम लिखा है, और परक्यूजिट में वैल्यू निकालना पड़ेगा, इसके लिए टैक्सेबल वैल्यू लिखा है। डन, आंसर बोलोगे क्या? अगर तेरा सैलरी अगर 40 आया, ग्रॉस सैलरी 40, तो डिडक्शन 40 का, 1 लाख आया तो 50 का, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। इतना हटा दूँ क्या? आंसर बोलोगे क्या? अभी अपने को सिर्फ इतना आइडेंटिफाई करना है, सैलरी 2 टाइम पे मिलता है बेटा। एक मिलता है बिफोर रिटायरमेंट, तो सुन रहा है क्या? और मिलता है आफ्टर रिटायरमेंट, तो सुन रहा है तो मेहनत करो। बिफोर रिटायरमेंट क्या मिलता है?
बेसिक सैलरी मिलती है, सुन रहे हो क्या? बोनस मिलता है, सुन रहा ही नहीं है यार क्या? बोनस एंड कमीशन, क्या वाला? बोनस एंड कमीशन। और क्या मिल सकता है रिटायरमेंट के पहले बताओ? सैलरी में, अलाउंसेस तो अलग हो गया, सैलरी कैश। तुम नौकरी के लिए जाओगे तो जो घर के खर्चे के लिए मिलेगा वो क्या हो गया? बेसिक सैलरी, बोनस। फिर एडवांस सैलरी मिल सकता है, नहीं मिल सकता है? मिल सकता है। गिफ्ट बेटा परक्यूजिट हो गया, स्कॉलर बैच। अरियर्स ऑफ सैलरी मिल सकता है, क्या सुन रहा है क्या? और कुछ नहीं मिल सकता है, दैट्स इट ना। और क्या मिलेगा? बाकी सब अलाउंसेस या परक्यूजिट हो गया, क्या सुन रहा है? तो और कुछ नहीं, क्या अलाउंसेस में चला गया ना, डीएनएस अलाउंसेस, अलाउंस। और सोचो ना, थोड़ा आता है तो बस इतना ही मिल सकता है ना। क्या क्या मिल सकता है? बेसिक सैलरी, बोनस एंड कमीशन, एडवांस सैलरी, अरियर्स ऑफ सैलरी। और कुछ नहीं मिलने वाला है, कोई सुन रहा है क्या? रिटायरमेंट के पहले तुमको जो भी मिला फुल्ली टैक्सेबल है, दिमाग ही नहीं लगाना है। क्या? रिटायरमेंट के पहले जो भी मिला फुल्ली टैक्सेबल है। सो बेसिक सैलरी मिला तो टैक्सेबल, बोनस मिला तो टैक्सेबल, एडवांस मिला तो टैक्सेबल, अरियर्स मिला तो टैक्सेबल। अरे यार एवरीथिंग इज टैक्सेबल। मेरे को ये चैप्टर में डाउट ही मत पूछना, अगर मैंने बोला टैक्सेबल है मतलब वो तो हर एक चीज टैक्सेबल है यार। अगर मैंने बोला टैक्सेबल तो ये बड़ी बात है या नॉर्मल बात है? अगर मैंने बोला एग्जेम्प्ट है तो डाउट पूछना कि सर एग्जेम्प्ट क्यों है? बिकॉज गवर्नमेंट को तो टैक्स चाहिए, तो गवर्नमेंट एग्जेम्पशन दे रहा है, दैट इज अ बड़ी बात। क्या गवर्नमेंट एग्जेम्पशन दे रहा है, दैट इज अ बड़ी बात। नहीं समझ रहा है यार? अगर गवर्नमेंट क्या कर रहा है बेटा? टैक्सेबल बोल रहा है तो नॉर्मल, हर एक इनकम टैक्सेबल है। डिविडेंड मिला टैक्सेबल, इंटरेस्ट मिला टैक्सेबल, बिजनेस में पैसा मिला टैक्सेबल, तो एवरीथिंग इज टैक्सेबल ओनली। सिर्फ अगर एग्जेम्प्ट है तो दिमाग लगाएंगे। आंसर बोलोगे प्लीज। बेसिक सैलरी इज टैक्सेबल, बोनस एंड कमीशन टैक्सेबल, एडवांस टैक्सेबल, अरियर्स टैक्सेबल। कोई प्लीज बोलेगा सैलरी टैक्सेबल कैसे होता है? ऑन व्हाट बेसिस? ड्यू बेसिस और रिसीव बेसिस, विच एवर इज अर्लियर। बट गवर्नमेंट बोलता है ये जो तीन है, कौन से तीन? एडवांस सैलरी और ये टैक्सेबल है ओनली इन द ईयर इन विच इट इज रिसीव्ड। क्या बोला? इट इज टैक्सेबल ओनली इन द ईयर इन विच इट इज रिसीव्ड। सर ऐसा क्यों बोला है? प्लीज बोलना यार। एडवांस सैलरी में व्हाट ड्यू और रिसीव विच एवर इज अर्लियर होता है। एडवांस सैलरी क्या होएगा? उसमें तो बाय डिफॉल्ट विच एवर इज अर्लियर रिसीव्ड ही होएगा ना। एडवांस मतलब पहले ले लिया, तो ड्यू तो बाद में होने वाला है, तो उसमें रिसीव्ड ही अर्लियर आने वाला है। अच्छा, अरियर्स का मतलब मैंने बताया होगा हाउस प्रॉपर्टी में, नहीं हाउस प्रॉपर्टी में किया भी है। अरियर्स इज टैक्सेबल इन द ईयर इन विच इट इज रिसीव्ड, 30% डिडक्शन विल बी अलाउड। सम भी किया था उसके ऊपर, अनरियलाइज रेंट, अरियर्स ऑफ रेंट। अरियर्स का मतलब होता है डिस्प्यूटेड। क्या बोला? अरियर्स का मतलब होता है डिस्प्यूटेड। सपोज मैंने जनवरी में कंपनी 5 साल से ही कंपनी में, जनवरी में बॉस के पास गया, मैंने बोला सर मेरा पगार 2 लाख रुपया, उसको 2.5 लाख रुपया कर दो। उसने बोला नहीं करूंगा। फिर बाद में फेब में गया, मैंने बोला 2 लाख का 2.5 लाख कर दो, उसने बोला नहीं करूंगा। फिर मार्च में गया, मैंने बोला 2 लाख का 2.5 लाख कर दो, उसने बोला नहीं करूंगा। कोई सुन रहा है क्या? फिर अप्रैल में जब मैं उसके पास गया तो मेरे को दूसरी नौकरी मिल गई 2.5 लाख वाली, तो मैं उसको बोला कि सर मैं छोड़ के जा रहा हूँ, मेरे को 2.5 लाख रुपया मिल रहा है। कोई सुन रहा है क्या? तो बोलता है कि अरे यार इतना क्या रोता है, 5 साल से काम कर रहे, ऐसा क्या कर रहा है तू, 2.5 लाख रुपया मैं भी कर देता हूँ। तो अपन रुकेंगे क्या? नहीं ना। अरे यार पहले बोला तभी तो इंसल्ट किया ना। बोलता है चल बुरा मान गया, तो पिछले 3 महीने का भी 1.5 लाख रुपया अभी दे देता हूँ। तो ये पिछले 3 महीने का जो 1.5 लाख रुपया उसने दे दिया, तो मैं बोल सकता हूँ अपने को सपना आया था क्या वो देगा, तो उसको बोलते हैं अरियर्स। क्या बोलते हैं? अरियर्स मतलब डिस्प्यूटेड। अरियर्स मतलब क्या होला? डिस्प्यूटेड। तो टैक्सेबल कभी करो, जैन फेब मार्च में या अप्रैल में, तभी तो मालूम ही नहीं था मिलेगा नहीं मिलेगा, तो इसलिए जब मिला तभी इट विल बी टैक्सेबल। एडवांस इज टैक्सेबल व्हेन रिसीव्ड, अरियर्स रिसीव्ड। अरियर्स में बिकॉज वो डिस्प्यूटेड है, एडवांस तो रिसीव ही पहले होने वाला है। अच्छा, बोनस में अपन ने उधर भी पढ़ा था, पीजीबीपी में क्या पढ़ा था? इन विच इट इज पेड। वो एम्प्लॉयर के पॉइंट ऑफ व्यू से था। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? तो बॉस अगर बोनस दे रहा है तो वो माइनस तभी करेगा जब वो पे करेगा, और जो एम्प्लॉय जिसको रिसीव हो रहा है वो इनकम में ऐड तभी करेगा जब वो रिसीव करेगा। अरे बोलो यार, ड्यू बेसिस पे या पेमेंट बेसिस पे? रीजन है उसका, बिकॉज बोनस आपको जब तक बैंक में नहीं आता है मालूम नहीं रहेगा कितना आने वाला है। अरे परफॉर्मेंस बोनस क्या होते हैं? अच्छा काम किया तो डबल सैलरी,
खराब काम किया तो आधा सैलरी, काम ओके ओके किया तो 1 महीने का सैलरी। तो जब तक बोनस बैंक में नहीं आएगा, मालूम पड़ने वाला है नहीं पड़ने वाला है, नहीं पड़ने वाला है, इसके लिए गवर्नमेंट बोलता है टैक्सेबल इन द ईयर इन विच इट इज रिसीव। बेसिक सैलरी टैक्सेबल, बेसिक सैलरी टैक्सेबल, बोनस Taxable. एडवांस Taxable. अरियर्स Taxable. बेसिक कभी टैक्स आएगा, ड्यू और रिसीव विच एवर इज अर्लियर, बाकी सब इन द ईयर इन विच इट इज रिसीव। कितना पॉइंट समझेगा? आंसर बोलो यार। बेसिक सैलरी टैक्सेबल है समझा, बट नेट बेसिक सैलरी टैक्सेबल करूं या ग्रॉस? वो तो मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था यार कि कभी भी जिंदगी में नेट दिया है तो उसको ग्रॉस अप करना जरूरी है। कोई सुन रहा है क्या? सर तो नेट सैलरी दिया है तो उसको ग्रॉस अप कैसे करेंगे बताओ? परफेक्ट है, मतलब इसमें क्या क्या ऐड करूंगा? टीडीएस वो क्रॉस मल्टीप्लाई करके। अरे बोलो यार। अच्छा, कभी कभी क्या होता है, अपन कंपनी से लोन ले लेते हैं तो उन लोग सैलरी में से क्या करते हैं, उसका ईएमआई माइनस करते रहते हैं। अरे बट इनकम तो 5 लाख है ना, ईएमआई माइनस हुआ वो अलग एक्सपेंस है। तो अगर आपका ईएमआई अगर आपने लोन पे लिया है, कोई सुन रहा है क्या, तो एम्प्लॉयर वाला, तो उसको ऐड करो। लोन फ्रॉम एम्प्लॉयर, बैंक से लोन लिया एम्प्लॉयर से, तो वो अपने सैलरी में से माइनस करता रहता है, तो उसको ऐड करना पड़ेगा। अच्छा, फिर कभी कभी अपने को सैलरी जब मिलता है, उन लोग बोलते हैं सर उसमें से प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन है, तो वो प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन ऐड करो। कोई सुन रहा है क्या? कभी कभी वो बोलता है कि सर इसमें से हम लोग ने प्रोफेशनल टैक्स माइनस कर दिया है, तो प्रोफेशनल टैक्स ऐड करो। कोई सुन रहा है क्या? ये सिर्फ एग्जांपल है बेटा, बाकी कुछ भी होएगा एनी अदर डिडक्शंस ऐड करना है। नेट दिया है तो नेट रखूं या ग्रॉस करना है? ग्रॉस कैसे करूं? इसमें कुछ स्टैंडर्ड नहीं है बेटा, स्टैंडर्ड कुछ भी नहीं है। आपको एग्जाम में दिया रहेगा टीडीएस इतना काटा है, इसमें कोई सुन रहा है क्या? परसेंटेज अज्यूम नहीं कर सकते। जैसे वहां पे इंटरेस्ट में 10% था, विनिंग्स में 30 था, इधर अज्यूम नहीं करना है। इधर जो जो माइनस किया है वो प्लस करना है। इट कैन बी टीडीएस, ईएमआई, प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन, प्रोफेशनल टैक्स और एनी अदर डिडक्शन, उसको ऐड करके ग्रॉस बना दो और ग्रॉस पे टैक्स आएगा, नेट पे कभी टैक्स नहीं आएगा। आई थिंक 1-2 लोग को तो समझ रहा है यार। बराबर है। सैलरी 2 टाइम पे मिलती है, कभी बिफोर रिटायरमेंट एंड आफ्टर रिटायरमेंट। आफ्टर रिटायरमेंट आपको मिलता है पेंशन, आफ्टर रिटायरमेंट आपको मिलता है ग्रेच्युटी, आफ्टर रिटायरमेंट आपको मिलता है प्रोविडेंट फंड, आफ्टर रिटायरमेंट आपको मिलता है लीव सैलरी। कोई सुन रहा है क्या? बराबर है। अच्छा, मेरे को बोलो ना, अगर आपको वॉलेंट्री पेमेंट मिला तो? बराबर है। अपने ना कंपनी ने बोला था बोनस देंगे, सुन रहे नहीं हो यार, सैलरी देंगे, बोनस देंगे और रहने के लिए घर देंगे, गाड़ी देंगे, ये सब बोला था। अब है ना, मैंने कुछ ऐसा काम किया, सपोज ये साल में कुछ मतलब पता नहीं, इन लोग को नया फॉरेन से क्लाइंट लाके दिया, तो इन लोग पागल हो गए। इन लोग ने मुझे ऐसे 20,000 रुपये निकाल के रैंडमली दे दिया। इट इज नॉट अ बोनस, डिसाइडेड था पहले से, रैंडम पेमेंट है, तो उसको बोलते हैं वॉलेंट्री पेमेंट। क्या बोलते हैं? वॉलेंट्री पेमेंट। वापस से बोल रहा हूँ, जैसे एग्जांपल, कोई क्लास, कोई कॉलेज का प्रोफेसर है सपोज, बराबर है, कॉलेज में एक स्टूडेंट है, उसको पूरे इंडिया में नंबर 1 रैंक आ गया और उसको टैक्स के सब्जेक्ट में 100 में से 100 आ गया। कोई सुन रहा है क्या? तो कॉलेज वालों ने खुश होकर रैंडमली 20,000 वो प्रोफेसर को दे दिया, तो उसको क्या बोलेंगे? वॉलेंट्री पेमेंट। टैक्सेबल या एग्जेम्प्ट? एवरीथिंग इज टैक्सेबल यार, टैक्सेबल और एग्जेम्प्ट टैक्सेबल। इतना पॉइंट समझेगा? सुन रहे हो कि नहीं यार? क्यों नहीं समझ रहा है? समझ रहा है? वॉलेंट्री रिटायरमेंट कंपेंसेशन। क्या? वॉलेंट्री रिटायरमेंट कंपेंसेशन, ये कंपनी छोड़ने का पैसा मिला, वो जाएगा पोस्ट रिटायरमेंट में। किधर जाएगा? पोस्ट रिटायरमेंट। तो रिटायरमेंट के बाद क्या क्या मिल सकता है? पेंशन, ग्रेच्युटी, प्रोविडेंट फंड, लीव सैलरी, वॉलेंट्री रिटायरमेंट कंपेंसेशन और रिट्रेंचमेंट कंपेंसेशन। क्वेश्चन रहा है क्या? तो ये 2 है, पहले हेडिंग दो रेड पेन से। रोमन नंबर 1, रोमन नंबर 3, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ सैलरी, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ सैलरी। उसमें ये 2 एरो बनाओ, बिफोर रिटायरमेंट, आफ्टर रिटायरमेंट।
हम्म नहीं नहीं, मैं लिखाऊंगा ये सिर्फ एज इट इज कॉपी करो बस। शॉर्ट फॉर्म लिखा है तो फुल फॉर्म पूछ के लिखना प्लीज। प्रोविडेंट फंड, लीव सैलरी, वॉलंटरी रिटायरमेंट कंपेंसेशन, रिट्रेंचमेंट कंपेंसेशन। क्या क्या नहीं, मैं सब लिखाऊंगा, इतना लिखा। एक लाइन छोड़ के लिखो रेड पेन से। पॉइंट नंबर ए, रेड पेन यूज करना बराबर से। पॉइंट नंबर ए, उसमें लिखो बेसिक सैलरी। ये है ना, ये आता है बाव। क्या बोला? बाव। बेसिक बोनस एडवांस अरियर्स वॉलेंट्री, बाव। बी डैश लिखो, सॉरी ए पॉइंट लिखो बेसिक सैलरी, डैश करके लिखो बेसिक सैलरी डैश, रेड पेन से, रेड पेन से लिखा ना बेसिक सैलरी, नॉर्मल पेन से लिखो डैश करके, फुल्ली टैक्सेबल, फुल्ली टैक्सेबल एज रेड पेन से ग्रॉस बेसिक सैलरी, एज ग्रॉस बेसिक सैलरी, एज ग्रॉस बेसिक सैलरी लिखा है। फाइन। फिर नेक्स्ट लाइन पे, इफ नेट बेसिक इज गिवन, नॉर्मल पेन से, इफ नेट बेसिक इज गिवन, if net basic is given, then क्या, convert it to gross, then convert it to gross, convert it to gross। फिर एक कॉपी करो प्लीज। एम्प्लॉई वाला, एम्प्लॉयर वाला तो एक्स्ट्रा होता है, ये एम्प्लॉई वाला उसके सैलरी में से जो कटता है एम्प्लॉई का होता है।
कोई कॉपी कर रहा है क्या? समझ रहा है कि नहीं यार? Yes. नेक्स्ट लाइन पे लिखो पॉइंट नंबर बी रेड पेन से, बोनस, बोनस एंड कमीशन, बोनस एंड कमीशन। नेक्स्ट लाइन पे एडवांस सैलरी, एडवांस सैलरी। नेक्स्ट लाइन पे अरियर्स ऑफ सैलरी, अरियर्स ऑफ सैलरी। तीनों में कॉमन एरो बना के लिखो फुल्ली टैक्सेबल, फुल्ली टैक्सेबल। नॉर्मल पेन से इन द ईयर इन विच, तीनों में कॉमन एरो बना के लिखना फुल्ली टैक्सेबल इन द ईयर इन विच इट इज रेड पेन से रिसीव्ड, fully taxable in the year in which it is received। नेक्स्ट पॉइंट नंबर कौन सा है? सी। कैसे सी? ई ना, रेड पेन से पॉइंट नंबर ई, वॉलेंट्री पेमेंट, वॉलेंट्री पेमेंट, वॉलेंट्री पेमेंट, वॉलेंट्री पेमेंट। टैक्सेबल एग्जेम्प्ट, डैश करके लिखो फुल्ली टैक्सेबल, फुल्ली टैक्सेबल, वॉलेंट्री पेमेंट फुल्ली टैक्सेबल। तुम लोगों ने सम का सॉल्यूशन लिखा क्या? जो सम कराया था फर्स्ट, ये तो पहले लिखा। अच्छा, ड्यू और बी से बराबर, फुल्ली टैक्सेबल। मेरे को बोलो ना, मैं ना एक कंपनी में काम कर रहा था और ना मेरा डेथ हो गया। ऑफिस में डेथ हुआ जरूरी नहीं, कहीं पे भी हो सकता है, रोड पे, घर पे, सोते सोते, वॉटेवर। सो मैं रिलायंस का आज एम्प्लॉय हूँ और मेरा डेथ हो गया और रिलायंस मेरे घर पे आया, मतलब उसके जो मेरे बॉसेस थे वो घर पे आए और वो आते हैं ना, मर जाते तो लोग, तो आए और फिर मेरे फैमिली को बोला कि अच्छा एम्प्लॉय था और हम लोग को कुछ हेल्प करना है, तो हम आपके फैमिली को 10 लाख रुपए देना चाहते हैं। तो उन लोगों ने 10 लाख रुपए मेरे पेरेंट्स को या जो भी लीगल हायर या बीवी को, किसी को भी दे दिया। तो वो टैक्सेबल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? तो वो पहले से तो ना कोई लिख के रखेगा यार एग्रीमेंट में कि तुम मर जाओगे तो हम तुमको 20 लाख देंगे। तो बेटा कोई अगर आदमी गरीब हो तो सुसाइड जानबूझ के करेगा कि कंपनी से 20 लाख मिलेगा। तो सुन रहा है कि एक्चुअली होता है ऐसा। सो गवर्नमेंट बोलता है कि इसलिए हम लोग ने बोला है वॉलेंट्री पेमेंट अगर डेथ पे मिला एम्प्लॉय के विडो को, क्या डेथ पे मिला अगर एम्प्लॉय के विडो को, तो देन इट इज एग्जाम, देन इट इज क्या बोला है? एग्जाम। अच्छा, मैं गवर्नमेंट के कंपनी में काम कर रहा हूँ और सपोज मेरा हाथ कट गया कंपनी में काम करते करते, वॉट एवर, रोड पे भी कट सकता है, एनीवेयर, बराबर। सो कंपनी जो है, गवर्नमेंट जो है, उसने मेरे को 5 लाख रुपया दिया, तो इंजरी पे गवर्नमेंट से पैसा मिला मुझे। या तो सपोज मैं गवर्नमेंट का एम्प्लॉय होना चाहिए, बेटा क्या बोला गवर्नमेंट का, या तो मैं मर गया और मेरे फैमिली मेंबर को पैसा मिला, उसको बोलते हैं एक्स ग्रेशिया पेमेंट। क्या बोलते हैं? एक्स ग्रेशिया पेमेंट। एक्स ग्रेशिया, ग्रेशिया मतलब ग्रेटिट्यूड, ग्रेशिया मतलब क्या बोला? ग्रेटिट्यूड। तो हम ग्रेटिट्यूड बता रहे हैं आपके लिए कि आपका हाथ कट गया या आप मर गए तो आपके फैमिली को पैसा देंगे, तो वो भी एग्जेम्प्ट है, वो भी क्या है? एग्जेम्प्ट है। सो वॉलेंट्री पेमेंट इज टैक्सेबल, बट ये दो पेमेंट एग्जेम्प्ट है। किसको मिल रहा है? डेथ पे विडो को या तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय को। लिखो ना, क्या लिखा है? फुल्ली टैक्सेबल। हाउएवर, नॉर्मल पेन से लिखना, हाउएवर इन द फॉलोइंग टू केसेस, इन द फॉलोइंग टू केसेस, इन द क्या लिखा है यार? टू केसेस इट विल बी और रेड पेन से एग्जेम्प्ट, इट विल बी एग्जेम्प्ट। वहां से दो एरो, फर्स्ट एरो पे क्या लिखोगे? हाँ, रिसीव्ड बाय रेड पेन से, विडो नॉर्मल पेन से ऑफ एम्प्लॉय। फर्स्ट एरो पे लिख रहे हो सब चीज, रिसीव बाय विडो ऑफ एन एम्प्लॉय, उसी के नीचे सिंगल एरो बना के नॉर्मल पेन से अपॉन रेड पेन से डेथ ऑफ सच एम्प्लॉय, अपॉन डेथ ऑफ सच एम्प्लॉय, अपॉन डेथ ऑफ सच एम्प्लॉय, उसी के नीचे एरो बना के इज एग्जेम्प्ट,
इज एग्जेम्प्ट। नेक्स्ट क्या लिख रहे हो? सेकेंड एरो पे रिसीव्ड अपॉन क्या? रिसीव्ड अपॉन रेड पेन से इंजरी और डेथ, नॉर्मल पेन से ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय फ्रॉम गवर्नमेंट एम्प्लॉय फ्रॉम क्या लिखा है? गवर्नमेंट। उसी के नीचे विल बी फुल्ली एग्जेम्प्ट। नहीं, एग्जेम्प्ट नहीं है, फुल्ली टैक्सेबल। सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय को एक्सग्रेशिया मिला तो ये, वो लास्ट वाले जो फुल्ली एग्जेम्प्ट लिखा है उसके नीचे लिखो दिस इज नोन एज, राइट हैंड साइड वाला एग्जेम्प्ट वाला, राइट हैंड साइड वाला, दिस इज नोन एज एक्स ग्रेशिया पेमेंट। आई थिंक समझ रहा है थोड़ा सा एटलीस्ट, बराबर है। सो बाव क्या था? बेसिक सैलरी, बोनस एंड कमीशन, एडवांस सैलरी, अरियर्स ऑफ सैलरी, वॉलेंट्री पेमेंट, एवरीथिंग इज फुल्ली टैक्सेबल। एवरीथिंग इज क्या बोला? फुल्ली टैक्सेबल। इतना समझ रहा है क्या? बोलो यार, आंसर बोलोगे क्या? बेटा अलावेंसेस कभी मिलेगा? रिटायरमेंट के पहले या रिटायरमेंट के बाद? पहले ना, काम कंपनी छोड़ दी आपका एक अलावेंसेस, बराबर है। सो गवर्नमेंट बोलता है 4 टाइप का अलावेंसेस मैक्सिमम मिल सकता है। ही, टीसी उधर, 2CA, एनी अदर। रिपीट नहीं करे, क्या क्या बोला? ही, टीसी उधर, 2CA, एनी अदर। ही, टीसी उधर, 2CA, एनी अदर। सिर्फ इसमें मुझे ये बता दो अलावेंसेस में फायदा किसका हो रहा है वो बताना सोच के। टी मेरे को बोलता है ट्रैवलिंग अलावेंसेस, टी मेरे को बोलता है, सी बोलता है कन्वेयंस अलावेंसेस, बराबर है। फिर आगे बोलो ना यार, यू मतलब यूनिफॉर्म अलावेंसेस, क्या बोला है? यूनिफॉर्म अलावेंसेस। और क्या बचा? डी मतलब डेली अलावेंसेस, एच मतलब हेल्पर अलावेंसेस, एंड क्या बचा लास्ट? आर रिसर्च अलावेंसेस, बराबर है। अलावेंसेस मतलब फिक्स्ड होता है पर मंथ। सो मैंने जब कंपनी ज्वाइन किया वो बोलते हैं सर ट्रैवलिंग का 20,000 रुपया पर मंथ मिलेगा। मैंने बोला सर ये 20,000 रुपये का क्या है? बोलते हैं हमारे 2 ऑफिस है, एक मुंबई में और एक गुजरात में, तो हम लोग कभी कभी आपको गुजरात भी भेजेंगे। क्या कभी कभी आपको? तो उसके लिए 20,000 रुपया पर मंथ दे रहे, फिक्स है। कोई सुन रहा है क्या? तो मैंने बोला सर अगर कोई मंथ गुजरात नहीं गया तो बोला तो भी 20,000 मिलेगा। मैंने सर कोई मंथ गया फ्लाइट में गया 25,000 आया तो बोला तो भी 20,000 मिलेगा। मतलब आपको 2,40,000 पूरे साल का गुजरात जाने का पैसा मिलेगा। अब पूरे साल में एक भी दिन नहीं गए तो भी 2,40,000 मिलेगा। 4-5 दिन गए और आपने सपोज 1 लाख का खर्चा किया तो बैलेंस जेब में डाल लेना। कोई सुन रहा है क्या? मेरे को कंपनी से 2,40,000 मिला ट्रैवलिंग का। ट्रैवलिंग मतलब मैं ऑफिस के काम से एक जगह से दूसरे जगह पे जा रहा हूं जो मेरे लोकल एरिया से बाहर है। क्या मेरे लोकल एरिया से बाहर है। अब मेरा क्वेश्चन तुम लोग को ये है, इस पे टैक्स आना चाहिए नहीं आना चाहिए? अज्यूम करो 2,40,000 मुंबई से गुजरात जाने के लिए मिला और पूरे साल में मैं मुंबई से गुजरात गया और मेरा खर्चा हुआ 3 लाख रुपए का, तो क्या मुझे वो 2,40,000 जो मिला है उस पे टैक्स भरना चाहिए? कितना पैसा मिला, कितना खर्चा किया? अरे तो जितना मिला उससे ज्यादा तो खर्चा कर दिया ना यार। तो मेरे तो जेब में कुछ आया ही नहीं है तो टैक्स भरने का कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज आप ऑफिस के काम से जा रहे हो। किसके काम से जा रहे हो? ऑफिस के काम से। कितना कंपनी से पैसा मिला? मैंने खर्चा कर दिया 2,40,000 एग्जैक्ट। बोलो कितना टैक्सेबल? 0 ना। अपने जेब में पैसा नहीं किया, सारा बेनिफिट कंपनी के लिए, मैं अपने काम के लिए थोड़ी ना जा रहा हूं। अगर मैं घूमने जाता और कंपनी पैसा देती तो मेरा बेनिफिट है। घूमने जा रहा हूं या ऑफिस के काम से, तो पैसा कौन देगा?
तो दिया किसने? तो मेरा कोई फायदा ही नहीं हो रहा है। क्यों सुन रहा है क्या? कितना कंपनी ने पैसा दिया? बोलता है घूमने के लिए ऑफिस के काम से, और मैंने सपोज 2,40,000 में से 1.5 लाख रुपया उड़ा दिया और गुजरात जाने आने में, बट बैलेंस मेरे पास ही पड़ा हुआ है, कंपनी वापस से ले भी नहीं रही है, तो फायदा हुआ या नहीं हुआ? कितने का? 90 लाख। तो टैक्सेबल नॉट टैक्सेबल? तो यहां पे मैं बोल सकता हूं अमाउंट ऑफ एग्जेम्पशन इक्वल्स टू अमाउंट स्पेंट इक्वल्स टू क्या बोला? अमाउंट। तो तुमने अगर जो खर्चा मिला अगर वो उड़ा दिया तो कोई टैक्स मत भरो, तुम्हारा फायदा ही नहीं हुआ है। आंसर नहीं बोलोगे तुम लोग। मेरे को मैं सपोज सीए फर्म में काम कर रहा हूं और मेरे को टैक्स डिपार्टमेंट में हूं, तो अपने को सीए फर्म में टैक्स डिपार्टमेंट आना जाना रहता है, तो रोज का पैसा मांगता हूं मैं अकाउंटेंट से। तो सर ने क्या बोला? बोलता है यार 12,000 रुपया पर मंथ ले ले। अब तू कोई जैसा भी सीजन है जुलाई से लेके अक्टूबर तक, तो तुझे डेली शायद आना जाना पड़े। कोई सुन रहा है? तो तू बस में जा, कार में जा, पेट्रोल खुद का डाल, तू टैक्सी में जा, जो करना है कर, 12,000 पर मंथ मिलेगा। कोई सुन रहा है क्या? ऑफ सीजन है नवंबर दिसंबर में, जहाँ पे नहीं जाना रहता तो खर्चा होएगा भी नहीं। कोई सुन रहा है? अब मेरे को 12,000 के हिसाब से 144 मिला पूरे साल का। कितना मिला? कितने का? पूरे साल का। अरे यार मैंने ऑफिस के खर्चे ऑफिस के लिए पूरे खत्म कर दिए, 144 पूरा उड़ गया, तो टैक्स आने वाला नहीं है। अगर 140 खर्चा किया तो 4,000 टैक्सेबल। तो ये ऑफिस का काम है। ट्रैवलिंग के लिए मैं अपने पर्सनल घूमने जा रहा हूँ या ऑफिस के लिए? कन्वेंस ऑफिस के लिए। डिफरेंस क्या है? कन्वेंस विद इन द लोकल लिमिट्स होता है और ट्रैवलिंग मतलब नॉर्मली आउटसाइड द स्टेट या आउटसाइड द सिटी होता है। कोई सुन रहा है क्या? सो मुंबई से पुणे भेजता है तो ट्रैवलिंग, मुंबई से मुंबई में भेजता है तो कन्वेंस। कितना समझेगा? मेरा फायदा नहीं है अनलेस मेरे जेब में एक्स्ट्रा पैसा गया तो बात अलग है। आंसर बोलोगे? यूनिफॉर्म अलाउंसेस। मुझे यूनिफॉर्म पहनना है, ऑफिस वाले को पहनाने के। मुझे क्यों पहनना? मैं तो मेरे पास जो कपड़े पहने वो पहन के आऊंगा ना। ऑफिस वाला बोलता है हम लोग को ब्लैक शर्ट ब्लैक पैंट चाहिए, तो तुम उसके बिना ऑफिस नहीं आ सकते। सो मुझे पहनने का है, ऑफिस वाले को पहनाने का है, तो पैसा भी कौन देगा? ऑफिस वाला। तो अगर उन लोगों ने पैसा दिया तो मेरा बेनिफिट हो रहा है नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा है ना। अरे मेरा क्या बेनिफिट? उन लोग का खर्चा उन लोग ही करेंगे, तो टैक्स आने वाला नहीं। अनलेस उन लोग ने यूनिफॉर्म के लिए 20,000 दिया और मैंने 18,000 खर्चा किया, देन मेरे जेब में जा रहा है, तो इट इज फायदा नुकसान? फायदा। सो बेटा ट्रैवलिंग किसके लिए मिल रहा है? कन्वेंस, ऑफिस, यूनिफॉर्म, ऑफिस। तो मेरा फायदा नहीं है तो टैक्स नहीं भरूंगा अनलेस जेब में पैसा गया तो बात अलग है। आंसर बोलोगे क्या? डेली अलावेंसेस। मुझे यहां से गुजरात लेक्चर लेने भेजते हैं। कोई सुन रहा है क्या? अब गुजरात मेरा 7 दिन के लिए लेक्चर है, तो आने जाने का ट्रेन का या फ्लाइट का जो पैसा है वो ट्रैवलिंग हो गया। वो क्या हो गया? इतना समझा? बट वहां पे जब मैं 4 दिन या 7 दिन लेक्चर लूंगा तो उधर खाने का पैसा होएगा, उधर जहां पे रह रहा हूं वो होटल से क्लास जाने का पैसा होएगा, होटल में रुकने का पैसा होएगा, उसको बोलते हैं डेली अलावेंसेस। क्या बोलते हैं? डेली अलावेंसेस। तो अगर कोई कंपनी पैसा लिमिट नहीं रखे ना तो एम्प्लॉय तो कुछ भी खर्चा करे ना, तो इन लोग इसलिए बोलते हैं भाई गुजरात जाएगा तो एक दिन का 1,000 रुपया देंगे। क्या बोला? एक दिन का। उसमें तुझे सुबह शाम लंच डिनर ऑफिस सब देखने का है, ट्रैवलिंग वैवलिंग सब देखने का है, तो उसमें मैं अपने काम के लिए गुजरात जा रहा हूँ या लेक्चर लेने के लिए? तो पैसा भी कौन देगा? एम्प्लॉयर। पैसा दिया तो टैक्स आएगा नहीं आएगा? अगर 1,000 रुपया पर डे मिल रहा है और मैं खर्चा 800 रुपया कर रहा हूं, देन इट विल बी टैक्सेबल। सो खर्चा मेरे बेनिफिट के लिए कंपनी के। कौन सा? ट्रैवलिंग अलावेंसेस, कन्वेंस अलावेंसेस, डेली अलावेंसेस, यूनिफॉर्म अलावेंसेस, हेल्पर। यार मैंने बोला कि सर मेरे को नोट्स टाइप करने का है। सुन रहा है क्या? तो एक आदमी था, उसको इन लोगों ने नोट्स दिया। फिर 2 दिन बाद मैंने बोला सर और नोट्स टाइप करने का है। सुन रहे हो क्या? तो डीटी आईडीटी में अमेंडमेंट्स आते रहते दुनिया भर के यार। 4-5 बुक बनती है, मेन बुक, फिर बाद में समरी बुक, फिर बाद में पास्ट पेपर की बुक, ये वो। तो बोलते हैं सर इतना सारा बुक अगर हर प्रोफेसर बनाएगा तो यार हम तो बर्बाद हो जाएंगे। मतलब जो भी है मेरे को क्या करना है, तुम्हारी क्लास के लिए बुक बन रही है ना यार, मेरे नाम पे बुक छापोगे तो बात अलग है। बोलते हैं नहीं सर आपके नाम पे नहीं छापेंगे। तो इन लोग ने क्या किया? इन लोग ने बोला कि नीरज सर आपके साथ है ना ये आदमी रहेगा, इसका 15,000 सैलरी हम भरेंगे और आप इससे जो नोट्स टाइप करवाने का करवा लो, या आपके लिए काम करेगा। कोई सुन रहा है क्या? शर्मा सर को बोला ये आपके पास आदमी रहेगा, इसका 15,000 रुपये हम भरेंगे और ये आप ही के लिए काम करेगा। तो ये हेल्पर अलावेंसेस है। हेल्पर मेरे लिए काम कर रहा है बट नोट्स मेरे नाम पे बन रहा है कंपनी के नाम पे। मेरा फायदा है या नहीं है?
नहीं है, कोई मेरा तो ना फायदा है, कंपनी का काम है, कौन करेगा, कंपनी। कोई सुन रहा है क्या? सो अलाउंसेस में मेरे जेब में गया तो टैक्स आएगा, नहीं तो आने वाला नहीं है। एंड सिमिलरली रिसर्च अलाउंसेस, अगर एक कंपनी में रिसर्च डिपार्टमेंट है, मुझे बोला सर उधर जाके काम करो, सैलरी तो देंगे और रिसर्च अलाउंसेस भी देंगे। अब रिसर्च में सपोज कोई नया प्रोडक्ट बन गया तो मेरे नाम पे बनेगा या कंपनी के? तो मेरा कोई फायदा नहीं है। तो इसमें जितना उड़ा दिया उतना एग्जेम्प्ट है। क्या होगा? जितना जेब में गया दैट विल बी टैक्सेबल, जितना जेब में गया दैट विल बी टैक्सेबल। क्या क्या आता है टीसी उधर में? ट्रैवलिंग अलाउंसेस, कन्वेयंस अलाउंसेस, यूनिफॉर्म अलाउंसेस, डेली अलाउंसेस, हेल्पर अलाउंसेस एंड रिसर्च। ये सब कंपनी का फायदा है। अपने को पैसा अगर मिला तो उड़ा दिया तो टैक्स नहीं आएगा, जो जेब में रिटेन किया दैट विल बी टैक्सेबल। सो अमाउंट स्पेंट इज एग्जेम्प्ट, अमाउंट रिटेन विल बी टैक्सेबल। 2CA में क्या क्या आता है पहले वो देखो। क्या पढ़ रहे? आंसर बोलोगे क्या? महाराष्ट्र में ना नागपुर, चंद्रपुर, नागपुर के थोड़ा अंदर चंद्रपुर करके एक एरिया है। चंद्रपुर इज बेसिकली अ ट्राइबल एरिया, बराबर है। अब है ना उधर सिटी अलग है, वहां पे ना चंद्रपुर में महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का एक ऑफिस है। महाराष्ट्र का इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का एक ऑफिस है जो एकदम अंदर जंगलों में, एक्चुअली जंगलों में। कोई सुन रहा है क्या? सो सिटी चंद्रपुर अलग है और वो ऑफिस जंगल में। अब उधर कोई काम करने नहीं आएगा बिकॉज इतना अंदर है। तो महाराष्ट्र बोर्ड ने क्या बोला कि तुम लोग सिटी में काम करते हो तो पगार कितना है? मैंने बोला 50,000। बोलता हम भी 50,000 देंगे, बट अंदर ट्राइबल एरिया में आने के लिए हम लोग तुमको एक्स्ट्रा 10,000 देंगे। कितना देंगे एक्स्ट्रा? 10,000। अब प्लीज बोलो बेटा, अगर मुझे ट्राइबल एरिया में जाने के, सुन रहे हो, तो किसको खर्चा करना पड़ेगा? मुझे ही करना पड़ेगा ना। कंपनी तो अभी मेरे को बता, मेरे को बोला है कि सर अंधेरी में आके लेक्चर लोगे क्या? सो मैं गोरेगांव में रहता हूँ तो अंधेरी मेरे लिए कन्वीनियंट है, तो मैं अंधेरी में आके लेक्चर दूंगा। कोई सुन रहा है क्या? मैं ऐसा बोलूंगा क्या बच्चे को गोरेगांव भेजो? नहीं ना। तो ऑफिस जहां पे भी जाना तो अपने को पड़ेगा ना यार, बट फिर भी ऑफिस आपको मोटिवेट करने के लिए ट्राइबल एरिया का एक्स्ट्रा पैसा दे रहा है। तो एक्स्ट्रा पैसा आप खर्चा थोड़ी ना करोगे, आपको एक्स्ट्रा सैलरी मिला। अरे ये कोई एक्सपेंस है या आपका एडिशनल सैलरी है? तो गवर्नमेंट बोलता है कि भाई इसमें एग्जेम्पशन तो देंगे बट सिर्फ 200 पर मंथ देंगे। कितना देंगे? तुम लोग को समझा नहीं बेटा, ये एग्जेम्पशन देने का जरूरत ही नहीं है। ये तुमको एडिशनल सैलरी मिल रहा है विच शुड बी फुल्ली टैक्सेबल। क्या मिल रहा है? एडिशनल सैलरी विच शुड बी फुल्ली टैक्सेबल। तो अगर ये फुल्ली टैक्सेबल होना चाहिए तो एग्जेम्पशन दे दिया, वही बड़ी बात है। इधर आपको एक्स्ट्रा सैलरी नहीं मिल रहा है, इधर तो आपको कंपनी के काम के लिए पैसा मिल रहा है। कंपनी के काम से आप पुणे जाओगे, कंपनी के काम से आप मुंबई जाओगे, कंपनी के काम से आप यूनिफॉर्म पहन रहे हो। कोई सुन रहा है क्या? तो यहाँ पे मेरे को एक्स्ट्रा पैसा मिल रहा है या कंपनी का खर्चा है? कंपनी का खर्चा है। बाजू में ट्राइबल एरिया जाने के लिए एक्स्ट्रा पैसा मिला, सो वो बेनिफिट हुआ या नहीं हुआ? हुआ। मेरे को बोलो, मेरे को एक ट्रांसपोर्ट कंपनी ने हायर किया और बोलता है कि सर आप बस चलाओगे क्या हमारी, या ट्रक चलाओगे क्या? मैंने बोला सर चला दूंगा। बोलता है पगार कितना लोगे? मैंने बोला 22,000 रुपया पर मंथ। कितना? 22,000। तो बस उतना ही मिलना चाहिए ना। बट अभी क्या होता है बेटा, ये जो ट्रांसपोर्टर होते हैं जैसे ट्रक वाले लोग, उन लोग का एक सिटी में कभी रहना होता ही नहीं है। मुंबई से ट्रक लेके निकला सूरत गया, सूरत से लेके निकला पंजाब गया, पंजाब से निकला जम्मू एंड कश्मीर गया। कोई सुन रहा है क्या? तो अब यार इन लोग एक जगह पे नहीं रहते हैं, तो इन लोग को कभी हाईवे पे खाना खाना रहता है, कभी सोना रहता है। कोई सुन रहा है क्या? तो इसके लिए इन लोग क्या बोलते हैं कि हम लोग आपको 22,000 तो सैलरी पर मंथ देंगे प्लस 5,000 रुपया पर मंथ एक्स्ट्रा देंगे। अरे यार कोई सुन रहा है क्या? बेटा इज दिस कंपनी का खर्चा या अपना बेनिफिट? एक्स्ट्रा सैलरी मिल रहा है। क्या मिल रहा है? एक्स्ट्रा सैलरी। तो गवर्नमेंट बोलता है जितना अलावेंसेस मिल रहा है उसका 70% या तो 10,000 पर मंथ, विच एवर इज लोअर एग्जेम्प्ट कर देंगे। कितना एग्जेम्प्ट करेंगे बोलो ना? अलाउंसेस और 10,000 पर मंथ विच एवर इज लोअर। मेरे को ट्रक के ड्राइवर की नौकरी चाहिए थी, मैं वो नौकरी के लिए पैसा ले रहा हूं प्लस उसके लिए एक्स्ट्रा पैसा मिल रहा है। तो एक्स्ट्रा पैसा मिल रहा है तो एक्स्ट्रा टैक्स भरना पड़ेगा नहीं भरना पड़ेगा? भरना पड़ेगा। समझ रहा है क्या? तो इसलिए यहाँ पे गवर्नमेंट बोलता है पूरा एग्जेम्प्ट नहीं है, यहाँ पे जो हम लोग बोलेंगे उतना एग्जेम्प्ट है। बोल रहे हो तो मेहनत करो।
मेरे को है ना, एक आदमी ने बोला कि सर कोल माइंस में काम करने जाना है, तो सुन रहा है क्या? तो बेटा अगर कोल माइंस में मैं काम करने का जॉब एक्सेप्ट मैंने कर लिया तो मैंने अपना डिसीजन लिया ना यार। तो मेरे को बोलता है कि सर बाहर नॉर्मल आदमी लोगों को 20,000 सैलरी मिलता है, आप माइंस के अंदर जाओगे तो 20,000 तो देंगे प्लस 5,000 एक्स्ट्रा देंगे। तो मैंने अगर जॉब एक्सेप्ट किया और मुझे 5,000 एक्स्ट्रा मिल रहा है तो बेनिफिट किसका है? मेरा। तो गवर्नमेंट बोलता है एग्जेम्पशन कुछ मिलना नहीं चाहिए, बट फिर भी हम लोग दे रहे 800 पर मंथ। कितना दे रहे? 800 पर मंथ। बेटा बच्चे किसके? हमारे एम्प्लॉय के, बराबर है। चाइल्ड एजुकेशन अलाउंसेस, उसको पढ़ाने का पैसा कौन दे रहा है? कंपनी। तो ये कंपनी का रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्या? फिर भी पैसा मिल रहा है ना। तो गवर्नमेंट बोलता है एक्चुअली टैक्सेबल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बट फिर भी हम लोग एग्जेम्पशन दे रहे हैं 100 रुपीज पर मंथ पर चाइल्ड, मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन। कितना बोला है? मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन। अब ये लिमिट वो सालों पहले जब इंसर्ट की थी 61 में, उसके बाद से आज तक चेंज ही नहीं हुई है। क्वेश्चन रहेगा तभी 100 रुपया बहुत बड़ी बात थी, बट अब गवर्नमेंट बोलता है अरे यार तुम समझ ही नहीं रहा है, क्रक्स ही नहीं समझा। मेरा सैलरी 12 लाख है तो मुझे तो 12 लाख मिल रहा है ना, सुन रहे हो क्या? प्लस मेरे बच्चों के फीस का 1 लाख एक्स्ट्रा मिल रहा है। अब बच्चे हो नहीं हो, फीस ज्यादा हो कम हो तो भी मिलेगा, तो ये तो मेरे लिए एक्स्ट्रा पैसा मिला, एक्स्ट्रा बेनिफिट है ना। तो गवर्नमेंट बोलता है एग्जाम्पशन का जरूरत ही नहीं है, तो 100 रुपया जो चल रहा है वो चलाओ, नहीं तो हटा देंगे। तो सुन रहा है क्या? चाइल्ड हॉस्टल अलाउंसेस, क्या? चाइल्ड बोलता है 300 रुपीज मिलेगा एग्जेम्पशन पर मंथ पर चाइल्ड, मैक्सिमम कितने चिल्ड्रन है? 2 चिल्ड्रन। 3 बच्चों का पैसा मिला तो 2 बच्चों का एग्जेम्प्ट है, 1 का मिला तो 1 का एग्जेम्प्ट है। इज दैट पॉइंट क्लियर? रिपीट करोगे, ट्राइबल एरिया में जाने का कितना एग्जेम्प्ट है? 200। अंडरग्राउंड जाने का 800। रिपीट नहीं कर रहे। ट्राइबल में जाने का 200, अंडरग्राउंड जाने का 800। चाइल्ड एजुकेशन 100 पर मंथ पर चाइल्ड, चाइल्ड हॉस्टल 300 पर मंथ पर चाइल्ड, मैक्सिमम हाउ मेनी चिल्ड्रन? 2 चाइल्ड। घर से ऑफिस, ऑफिस से घर आने जाने का पैसा मिल रहा है, सुन रहे नहीं हो यार? इसको बोलते हैं कम्यूटेशन अलाउंसेस। क्या बोलते हैं? कम्यूटेशन अलाउंसेस। इसका दूसरा नाम है ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस। ऊपर ट्रांसपोर्ट एम्प्लॉई लिखा था, वो ड्राइवर कंडक्टर के लिए। ये घर से ऑफिस, ऑफिस से घर आने जाने का पैसा मिल रहा है। कोई सुन रहा है कि नहीं यार? गवर्नमेंट बोलता है कोई एग्जेम्पशन नहीं है। क्या बोला? कोई एग्जेम्पशन है। अगर आप ब्लाइंड और हैंडीकैप हो, कौन हो? तो हम लोग 3,200 पर मंथ एग्जेम्पशन देने के लिए रेडी है। रिपीट करोगे क्या? क्या क्या पढ़ा है अभी तक? 2CA में बताओ क्या क्या था? ट्राइबल एरिया, ट्राइबल एरिया में 200 पर मंथ, अंडरग्राउंड में 800 पर मंथ। फिर चाइल्ड एजुकेशन का 100 पर मंथ पर चाइल्ड, चाइल्ड हॉस्टल का 300 पर मंथ पर चाइल्ड फॉर मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन। तो सुन रहा है क्या? फिर बाद में ट्रांसपोर्ट एम्प्लॉई 70% और 10,000 पर मंथ विच एवर इज लोअर। क्या बोला? 70% और 10,000 पर मंथ विच एवर इज लोअर। ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, नो एग्जेम्पशन। सिर्फ ब्लाइंड हैंडीकैप है तो 3,000 पर मंथ। ऑफिस से दूसरे ऑफिस गया तो ट्रैवलिंग में चला गया। ऑफिस से दूसरे ऑफिस गया तो ट्रैवलिंग में वो 2CA का पार्ट नहीं है, TC उधर में जाएगा। किधर जाएगा? TC उधर। आंसर बोलोगे क्या? हिमालयस में काम करने के लिए कंपनी भेज रही है हाई ऑल्टीट्यूड अलाउंसेस। क्या बोला? हाई ऑल्टीट्यूड। तो तुम लोग जाओगे उधर, मिलिट्री वाले काम करते हैं। अगर 9,000 फीट के ऊपर काम किया सी लेवल से तो 1060 पर मंथ एग्जेम्प्ट है। 15,000 फीट ऊपर काम किया तो 1,600 रुपया पर मंथ एग्जेम्प्ट है। रिपीट नहीं कर रहे तुम लोग, सुन रहे हो क्या? ग्रेटर देन ही है, ग्रेटर देन, ग्रेटर देन, सुन रहे हो क्या? 4 टाइप के अलाउंसेस है। कौन से? ही, TC उधर, 2CA, एनी अदर। ही में पता नहीं क्या है, TC उधर में क्या है? T फॉर ट्रैवलिंग, C फॉर कन्वेंस, U फॉर यूनिफॉर्म, डेली हेल्पर और रिसर्च। जितना खर्चा किया उतना एग्जेम्प्ट है, अनलिमिटेड एग्जेम्पशन है बेसिकली। और 2CA में जितना गवर्नमेंट ने बोला उतना, तो अमाउंट बोलोगे नहीं तुम लोग, ऑफ एग्जेम्पशन इक्वल टू अमाउंट स्पेसिफाइड बाय गवर्नमेंट। अमाउंट क्या बोला? स्पेसिफाइड बाय गवर्नमेंट। तो पूरा एग्जेम्प्ट है या प्रोपोर्शनेटली?
प्रोपोर्शनेट कितना है ट्राइबल एरिया में जाने का 200 पर मंथ ट्रांसपोर्ट एम्प्लॉय 70% और 10,000 पर मंथ विच एवर इज लोअर अंडरग्राउंड में 800 पर मंथ हाई ऑल्टीट्यूड में 1060 या 1600 क्या बोला 1060 या 1600 पर मंथ 9,000 के ऊपर 1060 15,000 के ऊपर 1600 सुन रहे हो क्या फिर क्या पड़ा चाइल्ड एजुकेशन कितना 100 पर मंथ पर चाइल्ड हॉस्टल 300 पर मंथ पर चाइल्ड मैक्सिमम कितना बोला है 2 चिल्ड्रन कितना पॉइंट समझेगा घर से ऑफिस ऑफिस से घर नो एग्जेम्पशन बट ब्लाइंड हैंडीकैप है तो कितना समझेगा बेटा सुनो 2 साइड लेना लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड सामने सामने मिला न्यू पेज पे चालू करना रेड पेन सेटिंग दो रोमन नंबर कौन सा है रोमन नंबर 4 अलावेंसेस हाँ वो अभी नहीं पढ़ेंगे मतलब पहले सब ये रिटायरमेंट के पहले वाले पढ़ेंगे क्या 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 नहीं कन्वेंस मतलब तू एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस जा रहा है लोकल लिमिट में कम्यूटेशन मतलब घर से ऑफिस आ रहा है वो अलग हो गया ना घर से ऑफिस इज पर्सनल ऑफिस से ऑफिस इज बिजनेस क्या लिख रहे हो सुनो 2 साइड चाहिए लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड सामने सामने कोई सुन रहा है क्या Yes, sir. हाँ उसमें बेटा ये ही के लिए ये जो ना टीसी उधर ये इतना ही है तो उसको जितना कंप्रेस करके लिखोगे चलेगा मतलब लेफ्ट हैंड साइड पे 80% पे जिसके लिए छोड़ो ही के लिए और ये जितना कम 10% में आएगा तो भी चलेगा 20 में आएगा तो भी चलेगा कंजस्टेड नोट बनाना और राइट हैंड साइड पे 2C और ये दोनों 50-50% ले सकते हो इसको मेरे ऐसा कंजस्टेड मत बनाना इसको पूरा यूज करो चलेगा बराबर है रेड पेन से हेडिंग दो रोमन नंबर जो भी नया है अलावेंसेस क्या हाँ एनी अदर में आएगा बट राइट हैंड साइड तुम लोग 50-50% यूज कर सकते हो एनी अदर के लिए 50% 2C के लिए 50% इसमें से ये छोटा लिखना है 4 एरो बनेगा टोटल Allowances. Allowances. मैं बोला
मैं भी नहीं आऊंगी, ये बोल रहा है ना इतना आ तू। मैं बोल रहा हूँ उनका बस चलेगा। हाँ, क्योंकि मेरे को लगा यही बोलेगा, अरे नहीं इतना छुट्टी हुआ अब तो आने पड़ेगा, तो वो जैसे उस दिन बोला। हाँ अरे छोड़, नहीं समझ ले तो टाइम पास इसलिए औरों के काम आता है। हाँ और आधे के लिए 1 घंटे 1.5 घंटा। अरे उसमें 1 घंटे और टाइम पास करते हैं वो 1.5 घंटे के बात है लेक्चर खत्म करने की, पोर्शन कंप्लीट करने का टाइम है चल। अब स्कूल कॉलेज में नहीं है कि एक दिन छुट्टी हो जाता है और फिर एक पोर्शन कंप्लीट हो जाता है और आगे फ्री पटेल सर रहते थे ना, पटेल सर पब्लिक हंस रहे, मैं सुन के पागल हो गया।
वो रिवीजन लिखा है राइट हैंड साइड लिखा। मेरे बाद लेक्चर है क्या? कौन सा है? कम्यूटेशन अलाउंसेस। कम्यूटेशन तुम लोग को समझ रहा है क्या हो रहा है? तीन में कंफ्यूजन होता है, ट्रैवलिंग, कन्वेयंस, कम्यूटेशन एंड ट्रांसपोर्ट एम्प्लॉय। ये अलग अलग है। ट्रैवलिंग इज ऑफिस से ऑफिस, कन्वेयंस इज ऑफिस से ऑफिस, ट्रांसपोर्ट और कम्यूटेशन घर से ऑफिस। और ट्रांसपोर्ट एम्प्लॉय मतलब यहाँ पे लिखो ना, ट्रांसपोर्ट एम्प्लॉय में स्टार बना के नीचे लिखो ड्राइवर और कंडक्टर। ये कंपनी के ड्राइवर्स और कंडक्टर को मिलता है ट्रांसपोर्ट एम्प्लॉय जो है वो। हाँ लिखा दो, पहले इतना लिखो फिर लिखा दो। हाँ नहीं नो, कोई भी एम्प्लॉय जो है ना, जैसे गवर्नमेंट के आर्मी में अगर कोई शेफ काम कर रहा है वो भी हो सकता है। गवर्नमेंट का इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड अगर सपोज कोई हाई एल्टीट्यूड में, पोस्ट ऑफिस हाई एल्टीट्यूड में, तो उन लोग को भी मिलता है। लिखा है क्या? नहीं समझा? नीचे लिख दो, पेंसिल से लिखो, कहीं पे भी लिख सकते हो। वो जो दोनों एरो बना है ना अभी वाले दो, वो दोनों के बीच में भी लिख सकते हो ऐसा। ट्रैवलिंग एंड कन्वेंस, ट्रैवलिंग एंड कन्वेंस इज फॉर ऑफिस यूज, is for office use, whereas commutation and transportation or transportation is क्या? From residence to office, from residence to office लिखा। whereas transport employee allowances is क्या? given to driver conductor of transport company, बराबर है। आगे बोलना पड़ेगा तुम लोग को बेटा, इतना समझा है कि नहीं है? आगे बोलोगे ही टीसी उधर, टू सीए एनी अदर। अब ही में आता है हाउस रेंट अलावेंसेस और एक आता है एंटरटेनमेंट अलावेंसेस। ही में एच मतलब हाउस रेंट अलावेंसेस और ई मतलब एंटरटेनमेंट अलावेंसेस। वापस से एच मतलब
और ई मतलब इतना पॉइंट समझा, सुन रहे हो कि नहीं यार? अब इसको छोड़ के ही टीसी उधर 2CA, इसको छोड़ के जो भी दूसरा अलावेंसेस मिला वो फुल्ली टैक्सेबल है. एग्जाम्पल, आपको डीएनएस अलावेंसेस मिला, टैक्सेबल. कोई सुन रहा है क्या? अब है ना एग्जाम में ये वर्ड देख के बच्चा एग्जाम मान लेता है. मेडिकल अलावेंसेस मिला, टैक्सेबल. कोई भी अलावेंसेस मिला, ही टीसी उधर 2CA को छोड़ के, ही में एच एंटरटेनमेंट अलावेंसेस, टीसी उधर में ट्रैवलिंग, कन्वेंस, यूनिफॉर्म, डेली, हेल्पर, रिसर्च. 2CA में ट्राइबल, ट्रांसपोर्ट एम्प्लॉय, अंडरग्राउंड, चाइल्ड कम्यूटेशन, हाई ऑल्टीट्यूड. ये सब को छोड़ के डीए दिखाई दिया, मेडिकल अलावेंसेस दिखाई दिया, कुछ भी नाम दे सकता है वो, टिफिन अलावेंसेस दिखाई दिया, ओवर टाइम अलावेंसेस दिखाई दिया, सिटी कंपेंसेटरी अलावेंसेस दिखाई दिया, और बोलो ना स्पेशल अलावेंसेस. कौन सा? टेलीफोन अलावेंसेस है, बराबर है. कोई भी डीए, मेडिकल, टिफिन, ओवर टाइम. कोई कंपनी नाइट में एक्स्ट्रा काम करने के लिए नाइट शिफ्ट अलावेंसेस देता है. कोई सुन रहा है क्या? एवरीथिंग इज फुल्ली टैक्सेबल. एवरीथिंग इज फुल्ली टैक्सेबल. सिंपल एज दैट. कोई सुन रहा है क्या? सिर्फ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अलावेंसेस दिया है तो वो एग्जेम्प्ट है. किसको दिया है? हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट के जजेस को दिया है तो एग्जेम्प्ट है. गवर्नमेंट एम्प्लॉय इंडिया के बाहर जाके काम कर रहा है तो सैलरी टैक्सेबल, अलावेंसेस एग्जेम्प्ट है. कोई भी अलावेंसेस, किसको अलावेंसेस मिल रहा है? किधर मिल रहा है? आउटसाइड इंडिया काम करने के लिए. किससे मिल रहा है? गवर्नमेंट से, तो वो एग्जेम्प्ट है. अदरवाइज एवरीथिंग इज टैक्सेबल. हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जजेस को मिला तो एग्जेम्प्ट है. गवर्नमेंट एम्प्लॉय को आउटसाइड इंडिया मिला तो एग्जेम्प्ट है. रेस्ट एवरीथिंग विल बी फुल्ली टैक्सेबल. सो लास्ट में जो अदर्स लिखा है उसमें लिखो ना ऑल, नीचे एरो बना के लिखो ऑल अदर अलावेंसेस, ऑल अदर अलावेंसेस आर फुल्ली टैक्सेबल, आर फुल्ली टैक्सेबल, such as लिखा. फिर एग्जांपल्स लिखो प्लीज. डियरनेस अलावेंसेस, मेडिकल अलावेंसेस, टिफिन अलावेंसेस. वो लिखाऊंगा मैं. नहीं इसमें नहीं है, अलग से वो. कोई भी उसमें फॉरेन अलावेंसेस में नहीं. अगर आपको यूएस से काम करने भेजा और उधर हाउस रेंट अलावेंसेस मिला तो वो भी एग्जेम्प्ट है. उधर डेली अलावेंसेस मिला वो भी एग्जेम्प्ट है. सब एग्जेम्प्ट है. एम्बेसी या कोई भी गवर्नमेंट के कोई भी ऑफिस में. सब नहीं, प्राइवेट को मिला तो नहीं. compensatory, city compensatory allowances, city compensatory allowances, overtime allowances. अगर आपको एक सिटी से दूसरे सिटी में शिफ्ट किया तो उसके लिए एक्स्ट्रा पैसा मिलता है, दैट इज सिटी कंपेंसेटरी अलावेंसेस. डन. नीचे एक लाइन छोड़ के देखो रेड पेन से. हाउएवर फॉलोइंग अलावेंसेस आर एग्जेम्प्ट. However, following allowances are exempt. However, following allowances are exempt. लिखा है. नेक्स्ट लाइन पर allowances received by
रेड पेन से, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जजेस, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जजेस, नेक्स्ट क्या था, नेक्स्ट रिसीव्ड बाय गवर्नमेंट एम्प्लॉय आउटसाइड इंडिया, received by government employee outside India, outside India लिखा है. That's it. Take a break, then we'll see.